हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो इवनिंग गई से। हाँ हाँ, गुड इवनिंग। विसर्जन हो गया। हाँ, विसर्जन हो गया। चलो अच्छा, तुम लोग में से भी कौन बैठाता है गणपति? हेलो, हाँ सर, कौन बैठाता है बताओ? मैं तू जय बैठाता है? अच्छा, कितने दिन का बैठाता है बच्चा? 5 दिन का, बस 5वां दिन का था। अच्छा, 5 दिन का बैठाता है। अच्छा अच्छा। और सर स्पेशल क्या किया इस हो साल? गया। कुछ स्पेशल किया कि नहीं, कि बस बैठाया? सर और हाँ, सर से पूछो, चंदन सर से पूछिए। चंदन सर से पूछो। क्यों, चंदन सर भी थे क्या विसर्जन में? नहीं चंदन सर नहीं, ऐसे स्पेशल नहीं, नहीं है। बस व्यक्तिगत काम था ना, हम्म थोड़ा सा मैंने गणपति को तब 3 बार ऐसे पानी में ऐसे निकाला, पानी से फिर हम्म। बाद में साधु मेरा दर्शन किया, हाँ वाली करके ट्रक में भर के वो आते हैं, तो पांचों लेके चली जाएगी। हाँ, अभी क्या है, कोरोना की वजह से उन लोग ने बैन वैन करके रखा हुआ है। नहीं तो कैसा है, भीड़ जुटती है घाट के ऊपर तो सब लोग वो बढ़ जाता है, कंटेंजेंसी बढ़ जाएगी इसके वजह से। अब कह रहे ना अकेला अकेला तो साथ चलिए। हाँ, वो जिस दिन ऐसा जाते हैं या फिर उसके 1-2 दिन तक ऐसा रहता है, लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है, फील होता है। हाँ, पीपी ओवरलैप और पाई ओवरलैप हो गया था। पाई बॉन्ड तुम लोग को पता है क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड तुम लोग को पता है। मैंने बोला था आज ये जो नेक्स्ट चालू करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन चालू करेंगे। ये देखो, ये ओवरलैपिंग तो तुम लोग को समझ में आया कि दोनों एटम के जो ऑर्बिट होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये हम लोग को VSEPR ने बताया, ठीक है। अब VSEPR जो है, गुड इवनिंग, तो VSEPR जो है, उसके अलावा VSEPR का एक और पार्ट है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। VSEPR अभी ये जो एस ब्लॉक, ये जो PP ओवरलैपिंग है या SS ओवरलैपिंग है, ये उसका शेप बता दिया उसने, ठीक है। उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी उसने वो समझा दिया, बहुत अच्छा लगा हम लोग को, ठीक है। बहुत सारे बॉन्ड लेंथ कैसी हो कौन डिसाइड करता है ये भी हम लोग को उसने बता दिया। पर ना फिर भी इस पूरी की पूरी थ्योरी के अंदर एक लूप होल है। लूप होल बताऊं क्या है बच्चा लोग? ये वाला एटम दिख रहा है इधर, मैंने इधर क्या लिखा है, CH4। मैंने इधर क्या लिखा है, CH4। CH4 पता है तुम लोगों को क्या है? हेलो, CH4 तुम लोगों ने, हाँ, तो इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बन का आइटम होता है, 4 हाइड्रोजन के आइटम होते हैं, है ना? एक कार्बन का आइटम होता है और एक हाइड्रोजन का आइटम होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर क्या होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है तुम लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज में बताना। देखो, ये हम लोग का एस ऑर्बिटल है और ये हम लोग का पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अब एस ऑर्बिटल के अंदर तुम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऊपर की तरफ एक रहता है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी सबके अंदर भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना? याद है, इसके अंदर सबके अंदर मैं बताया था एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तीन स्टेट रहते हैं टोटल, 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब वो वापस से लोग क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, है ना? तो अब क्या होगा, एक 3 बॉन्ड बनेंगे, 3 ऐसे बॉन्ड बनेंगे जो पी ब्लॉक के साथ हो, और एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो एस ब्लॉक के साथ हो, है ना? 3 ऐसे बॉन्ड बनेंगे जो पी ब्लॉक के साथ हो, एक ऐसा बॉन्ड बनेगा जो एस ब्लॉक के साथ हो। VSEPR ही बोलती है ना अपने को। उसने VSEPR ने क्या बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का जंप करके इधर चला जाएगा और फिर वो इधर जाके क्या करेगा, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, हाँ या ना? बोला था कि नहीं VSEPR ने? पॉस्टुलेट पढ़ा हूँ मांगता है तो पॉस्टुलेट में देखो मैंने बताया था कि पॉस्टुलेट के अंदर ये बोला है, हाँ। तो जंप करेगा तो ये जो यहाँ जो का जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएगा, ये तो पी ऑर्बिटल के हिसाब से बॉन्ड बनाएगा, है ना? इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, पी और साथ ओवरलैपिंग होनी चाहिए। पी और हाइड्रोजन के एस की ओवर पीएस ओवरलैपिंग होनी चाहिए, पी और एस की ओवरलैपिंग होनी चाहिए, है ना? और इसकी जो ओवरलैपिंग हो इसकी कौन सी होनी चाहिए, इसकी SS ओवरलैपिंग होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। पर तो अगर एस ऑर्बिटल अलग है और पी ऑर्बिटल अलग है, पी ऑर्बिटल की लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, एस ऑर्बिटल की लेंथ कम होती है, तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए था,
बॉन्ड लेंथ अलग अलग होना चाहिए था, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए था, बॉन्ड लेंथ अलग अलग होना चाहिए था। अलग अलग क्यों होना चाहिए था बच्चा, CH4 के अंदर 3 बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए थी और एक बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए थी। मतलब चारों हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डेड है, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये कार्बन है, उसके यहाँ साथ एक इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि हाथ फिलहाल से ड्रॉ नहीं हो रहा है। एक इधर एक हाइड्रोजन है ना। तुम लोग ने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया होंगे ना हाइड्रोजन का, याद है कि नहीं, बनाया है कि हो कि भी नहीं बनाया, जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मैंने काफी घटिया बना रहा हूँ। तो अब इसमें जो देखो हम लोग चारों हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है इक्वल दिखाते हैं, पर ऐसा होना चाहिए क्या, VSEPR के हिसाब से तो VSEPR ऐसा बोल रही है कि भैया सबके बॉन्ड लेंथ जो क्या होगी अलग अलग होगी, क्योंकि VSEPR ने क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा दूसरे एक्साइटेड्स में जाएगा, फिर वहां से वो बॉन्ड बनाएगा, है ना। और फिर उसके बाद जब बॉन्ड बनाएगा तो एक 3 बॉन्ड जो होंगे वो कौन से बनेंगे, S के बनेंगे, सॉरी 3 बॉन्ड P के बनेंगे, P ऑर्बिटल के साथ PS बॉन्ड, और एक ऑर्बिट जो है S ऑर्बिट, उसका जो बॉन्ड बनेगा वो SS ऑर्बिट का बॉन्ड बनेगा SS ओवरलैपिंग के साथ। तो SS ओवरलैपिंग के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो छोटा बनना चाहिए एज कंपेयर टू P ओवरलैपिंग के साथ। इतना बात समझा मेरा, इतना बात समझा क्या VSEPR का। हाँ, तो क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड क्या होना चाहिए, 3 बॉन्ड की लेंथ अलग होनी चाहिए और एक बॉन्ड की लेंथ छोटी होनी चाहिए। पर प्रैक्टिकली जब हम लोग ने कार्बन एटम का CH4 का बॉन्ड लेंथ मापा ना, तो सबका इक्वल आ रहा था, सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल आ रहा था। साइंटिस्ट लोग ये सोच में पड़ गए कि भाई हम लोग ने गलती कहाँ की है, ठीक है, हम लोग ने गलती कहाँ की, कहीं ना कहीं थेरी है जो रॉन्ग हो रही है, VSEPR जो थेरी है वो रॉन्ग हो रही है। क्यों रॉन्ग हो रही है, क्यों CH4 का जो एटम था, CH4 के अंदर क्या होना चाहिए था, सभी की जो लेंथ है बॉन्ड की वो सेम होनी चाहिए, सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, मतलब मिलती है। हम लोग अगर हम लोग उसको प्रैक्टिकली निकालेंगे तो हर एक हाइड्रोजन एटम को जितना डिसोसिएशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, बाकी सबको भी उतनी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगती है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं लगती है। उसके अलावा अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, कौन सा भी एक बॉन्ड बन गया तो उसको तोड़ने के लिए, समझ लो PS बॉन्ड बन गया है, हाँ P ओवरलैपिंग और S ओवरलैपिंग, इसको तोड़ने के लिए मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, गर्म करूंगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, है ना। तो ये जो PS का जो बॉन्ड है, जो ओवरलैपिंग का बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी ई सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर PS को जितना मेरे को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, सेम टू सेम एनर्जी SS को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, SS को कम एनर्जी लगेगी, PS को ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। SS मतलब कैसा है, छोटे मतलब ऑर्बिटल छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी भी उसकी कम रहेगी और उसको तोड़ना भी आसान होगा। तो SS को बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी कम लगनी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है कार्बन के साथ, CH4 एटम के अंदर ऐसा होता नहीं है, CH4 के अंदर सबको इक्वल एनर्जी लगती है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ भी सबका इक्वल है। तो साइंटिस्ट लोग ने ये बात समझ में आ गई कि भाई जो हम लोग ने VSEPR की जो थ्योरी बनाई थी वो पूरी तरीके से सही नहीं है, ठीक है। उनको ये समझ में आ गया कि VSEPR जो है 100% राइट थ्योरी नहीं है, ऑल्दो वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बनी है, उसने मॉडर्न एटम्स के ऊपर बनी है, पर फिर भी हमारी जो VSEPR थ्योरी है वो सही नहीं है। अब ये जो रॉन्ग VSEPR की थ्योरी, ये जो इनका बैकलॉग है या एक तरीके से देखा जाए तो गलती है, इसको इन लोग ने ठीक कैसे किया। अभी साइंटिस्ट लोग ने बोला भाई कोई ना कोई तो चीज होगी जो सही होगी, तो उसको ठीक करने के लिए इन लोग ने एक और नई थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उसको हमने बोला हाइब्रिडाइजेशन, उसको हमने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, अब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, चलो मैं तुमको छोटे में बता दे रहा हूँ, बाद में हम लोग इसके अंदर इन डेप्थ वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन घुस के इसकी खोलम खाल करेंगे, ठीक है। चलो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में मतलब कैसा। अब VSEPR पूरी तरीके से रॉन्ग नहीं थी, उसने जो S ओवरलैप और P ओवरलैप बताया वो बहुत सही था, पर उसने ये नहीं बताया कि एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। उसने VSEPR ने बोला कि ऐसे स्टेट के अंदर ही, मतलब ये सब बनाया था मैंने, ऐसे स्टेट के अंदर ही एटम जो है बॉन्ड बना लेता है, जबकि बॉन्ड ऐसे नहीं बनता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन में बोलते हैं हम लोग इसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आगे जाकर इसके अंदर और चेंजेस होता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिट्स बनाता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या बनाता है,
हाइब्रिड ऑर्बिट बनाता है। वो हाइब्रिड ऑर्बिट कैसे होते हैं, मतलब देखा जाए तो उसके अंदर भी जो हमारे नॉर्मल ऑर्बिट्स होते हैं वैसा ही दिखाई देते हैं, पर जो उनके बीच में जो गैप होता है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। उस समय कैसा होता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी, और मतलब आउटर मोस्ट एनर्जी शेल्स के अंदर जंप करता है, पी ऑर्बिटल के अंदर जंप कर जाता है ना, क्योंकि एस जो है लोअर एनर्जी है क्वांटम के हिसाब से, और जो पी ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है क्वांटम के हिसाब से ना, तो उसके वजह से पी ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो अब ये जो है, हालांकि मेरे को इसको अच्छा बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा बने, तो एक काम करते हैं इसको छोड़ो, मैं दूसरा एक डब्बा बना देता हूँ, ये थोड़ा सही है। अब इसके अंदर जो है टोटल कितने डब्बे होंगे, 4 डब्बे होंगे, क्योंकि अब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जो बॉन्ड है वो हाइब्रिड बॉन्ड है। एक सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है, मेरे को देना है। हाँ, कैसा है, टोटल हो गया, कितने बन गए भाई डब्बे, ज्यादा हो गए क्या, एक डब्बा ज्यादा हो गया, इस लाइन को मान देते डिलीट, ठीक है। चलो समझ लो इक्वली है, हाल फिलहाल तो मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं उतना कि तुमको एक प्रिसाइज मैं तुम लोग को बता सकूं ड्रॉ करने जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन तो वैसे सब में रहते हैं, पर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पूरा की पूरा जो ऑर्बिट है वो बदल जाता है, और इन सब ऑर्बिट को नाम है, इन ऑर्बिट को नाम क्या है, अब ये जो ऑर्बिट बन गया है इसको हम लोग एसपी नाम देते हैं, ठीक है, एसपी ऑर्बिट बोलते हैं। और सिर्फ एसपी नाम नहीं देते हैं इसको हम लोग, क्योंकि 3s, क्योंकि 3s सॉरी, एक एस और 3p जुड़ा है, इसके लिए हम लोग sp3 नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, sp3 ऑर्बिट्स, इसको इस पूरे को हम लोग ने क्या नाम दिया है, sp3 ऑर्बिट्स नाम दिया, ठीक है। समझ रहे हो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था कि हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होता है। इसमें जनरली क्या होता है, जो VACPR जहाँ तक बोलती हैं, खत्म करती हैं कि बात भैया एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर लेता है, वो सही रहता है, पर उसके बाद एक और चीज होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस क्या कर देते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिट बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, पूरा की पूरा आजू बाजू एटम के आसपास का पूरा की पूरा जो वॉल्यूम और एरिया होता है वो वापस से रीअरेंज होता है, ठीक है। एक ऐसा कोई तुम लोगों को तो सर ने पढ़ाया पढ़ाया सुशील सर ने, कि कोई भी एटम जो है उसके आसपास की जो एरिया है जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है, रिवॉल्व करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो इमेजिनरी एरिया है, ऐसी फिक्स नहीं है कि भाई इसी एरिया के अंदर घूमेगा, पर वो इमेजिनरी एरिया जो है कुछ सर्टन लॉ से बॉन्डेड है ना। वो सर्टन लॉ जो है हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम में। अब वही चीज जब दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, वो दो बॉडी प्रॉब्लम हो जाता है। अब दो बॉडी प्रॉब्लम कैसे, वैसे तो हम लोग ने जो क्वांटम थ्योरी बनाई थी वो किसके लिए बनाई थी, वो सिंगल एक एक एटम के लिए बनाई थी, हमने दो एटम के लिए तो क्वांटम फिजिक्स नहीं बनाई, मतलब एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। पर जब दो न्यूक्लियस आ जाते हैं, दो न्यूक्लियर आ जाते हैं एक साथ, तो दो न्यूक्लियर की वजह से जो आजू बाजू का जो स्टेट्स है, ठीक है, क्वांटम ऑर्बिट्स है, उसके अंदर डिफर होता है, वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो वो जो चेंज होती है उस हाइब्रिडाइजेशन को, उस चीज को समझाने के लिए हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी सामने रखी। देखा जाए तो फिर हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी भी उतना सटीक ढंग से नहीं समझा पाती है कई कई चीजों को, पर फिर भी बहुत ज्यादा, मतलब देखा जाए तो 99.99% चीजों को ये समझा के चले जाती है। बस वो जो 0.01% जो चीजें नहीं समझा पाती ना, उसको फिर हम लोग एमओटी से समझते हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है। देखो मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था कि पहले देखो ऑक्टेट रूल आएगा, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल हुआ, फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल होने के बाद हम लोग ने क्या पढ़ा, VACPR पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी, याद है तुम लोगों को। फिर वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन थ्योरी भी फेल हो गई, क्योंकि उसने हम लोग को बॉन्ड लेंथ समझाया नहीं, ठीक है, उसने बॉन्ड एंगल बता दिया, ज्योमेट्री बता दिया, पर बॉन्ड एंगल नहीं बताया। फिर हम लोग ने VBT पढ़ा, है ना, VBT पढ़ना, VBT पढ़ भी हम लोग को उतना अच्छा नहीं समझा। अब हम लोग ने इतना पढ़ लिया, ये वाली थ्योरी पढ़ लिया, ओवरलैपिंग वाली पूरी पूरी थ्योरी अच्छी खासी से हम लोग ने पढ़ ली। अब हम लोग किस पे पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक में तुम लोग कुछ डाउट है किसी को भी, कोई, हेलो, अभी तक में किसी को कुछ डाउट है, देखो डाउट है तो बोलो, ऐसा बैठो मत। मेरी आवाज आ रही सबको, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन, स्टार्ट कर, चलो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर, ठीक है। चलो, कहाँ है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन वेल द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हम लोग को क्या बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हम लोग को, ठीक है। बाय ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स इन द केस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक H2, F2, HF एक्सेट्रा। जो हम लोग को थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसको हम लोग बोलते हैं, VBT H2, F2 और HF इन सब के ऑर्बिटल को काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती है। According to the maximum number of covalent bond, an atom can be formed equal number of unpaired electron present in its valence shell, but the theory do not explain how the beryllium forms two covalent bond or how the boron show a tetravalency, carbon show a tetravalency, trivalency or tetravalency, sorry, in a सेपरेट, ओके ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जबकि उनका सपोर्ट नहीं करता हमको। तो ये सब चीजें जो है हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कौन, VBT हम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। VBT ने ये एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया हम लोग को कि भाई बॉन्ड तो बनता है, चलो ठीक है, ओवरलैपिंग भी होती है, चलो ठीक है, मान गए तुम्हारी बात, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ये भी हम लोग बात मानते हैं तुम्हारी, पर फिर भी उन्होंने क्या बोला था कि जितना बैलेंस, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही काम होगा। तो इधर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके बाद से भी काम कैसे हो रहा है, मतलब देखा जाए तो बीई को दो बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए था, उसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और उसी के साथ उसको जाना चाहिए था। पर देखा जाए तो फिर भी वो दो डबल बॉन्ड बना लेती है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। वैसे ही बोरॉन का है, बोरॉन के अंदर भी कैसा लगभग पांच इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसका भी साथ ऐसा होना चाहिए था कि एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए था, पर वो देखो तो 3 बॉन्ड बना के बैठा है फ्लोरीन के साथ, तो ये कैसे हो रहा है। वहीं कार्बन के अंदर कैसा है, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को भी कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितने बॉन्ड बनाना चाहिए, उसको रिमेनिंग 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, पर सबका बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए थी, पर फिर भी उसकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग थी, तो ये भी चीज उसने एक्सप्लेन नहीं करवाई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो उन लोग ने इधर देखो उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। देखा जाए तो कार्बन को जो बॉन्ड बनाना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्बिट में बनानी चाहिए। इस ऑर्बिट मतलब 2p1 और 2px1 और 2p1, ठीक है, और इसके अंदर भी वैसे ही है, इसको भी 2p1 के अंदर ही इसका भी बॉन्ड बनना चाहिए, बाकी बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, पर ये लोग दोनों की दोनों बॉन्ड ज्यादा शो कर रहे हैं। और इसको तो देखा जाए तो बीई को तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, बी को तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, उसके चारों की चारों फेल है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व वैलेंसी इन द सच अदर कंपाउंड्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड। अब इन सब चीजों को या इन सब कंपाउंड को समझने के लिए हम लोग ने हाइब्रिडाइजेशन जो थ्योरी थी उसको हम लोग ने आगे रखा, साइंटिस्ट लोग ने इसको सजेस्ट किया कि चलो साइंटिस्ट लोग अपनी नाक कैसे कटने देते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। इट वॉज सजेस्टेड दैट द वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिट इज प्रमोटेड टू द एम्प्टी 2p ऑर्बिट। इसमें सजेशन क्या था कि भैया हम लोग कोई 2s का इलेक्ट्रॉन जो है उसको उठा के फेंक देंगे 2p के इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, ये वाले। अब 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, मतलब 2s ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके चला जाएगा 2p ऑर्बिट में। Thus the excited state of a barium, boron and carbon have 2 or 3 or 4 and half filled orbitals, ठीक है, क्योंकि 2s का ऑर्बिटल जब मतलब जंप करके जाएगा तो वो बहुत सारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बना देगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सटेंडेड, एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, चलो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं। देखो इधर दिया है बीई का इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए था, 2s में होना चाहिए था, आखिरी वाला, पर वो इलेक्ट्रॉन जंप करके किधर चला गया, 2p में चला गया। वैसे ही बोरॉन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में होना चाहिए था, सिर्फ 2p1 में होना चाहिए था, सिर्फ इसके ये वाले पार्ट में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, पर यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी ओवरऑल वैलेंसी 2 वैलेंसी बढ़ गई। इसकी तो वैलेंसी होनी नहीं चाहिए थी, फिर भी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी हो गई 2, मतलब दो एटम के साथ ही बॉन्ड करने लगा, और इसकी वैलेंसी होनी चाहिए थी 1, पर कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है, इसकी भी 2 बढ़ गई। अब इसके साथ भी, कार्बन के साथ भी ऐसे ही है, कार्बन के साथ भी वैलेंसी 2 जो है बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऐसा होता है कार्बन के साथ। इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ BE and B and C have 2, 3 and 4 and half filled orbital so that the BA and B and C can be formed 2, 3 and 4 bond respectively। इसके वजह से हम लोग को समझ में आता है कि 2, 3 और 4 बॉन्ड हमारे
बन सकते हैं इसके अंदर। अभी देखो इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं। अब सबके अंदर देखा जाए तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा नीचे के साथ ऊपर, एक लोन पे एक बॉन्ड बन गया, इधर एक और बॉन्ड बन गया, मतलब कितने बॉन्ड बन गए, 2। इधर भी देखो कितने बॉन्ड बने, इधर सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा वो इधर ऐसे शेयर होगा, इधर भी सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा वो ऐसे शेयर हो जाएगा, इधर भी सामने वाला इलेक्ट्रॉन देगा वो ऐसे शेयर हो जाएगा, है ना। तो इधर भी 3 एटम के साथ वो बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है 4 के साथ बन जाएगा, पहला एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ, और तीसरा और चौथा इनके साथ बनाएगा, ठीक है। तो अभी ये 3 कितना p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है और एक s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बन रहा है। Thus the concept have helped to understand the Be from 2 bonds, whereas boron and carbon form 3 and 4 bonds respectively, but it cannot explain how all the bonds have same bond length, ठीक है। ये जो चीज है देखो, जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि उनकी जो बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी सेम नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आगे लेके चलूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। और बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कितना बॉन्ड मजबूत है, कितनी एनर्जी लगती है इसको तोड़ने के लिए। सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं समझा पाया हम लोग की ये थ्योरी, ठीक है। आगे चलो, आगे देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन और हम लोग को क्या पता। फॉर एक्सप्लेनिंग द BeF2 मॉलिक्यूल, beryllium will use only S and one of the half-filled p orbital to overlap with 2 half-filled p orbital, the orbit on the fluorine. So it molecule thus there will be a 1 SN_P bond and 1 PP bond, ठीक है। अगर हम लोग इसी BeF2 के मॉलिक्यूल को मान के चलें तो इसमें क्या होगा, इसमें एक जो फ्लोरीन है वो S के साथ कंबाइन करेगा और एक फ्लोरीन का एटम जो है P के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि एक S के साथ कंबाइन कर रहा है और एक P के साथ कंबाइन कर रहा है। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए एक की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, दूसरे की बॉन्ड लेंथ अलग होगी। P वाले की ऑब्वियसली ज्यादा होगी और S वाले की बॉन्ड लेंथ कम होगी, है ना, क्योंकि S छोटा ऑर्बिट है। P ऑर्बिट पहले से ही डबल शेप जैसा दिखता है, तो अगर उसके साथ कोई बॉन्ड बनाएगा, अगर उसके साथ कोई भी एटम ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ लगभग इतनी हो जाएगी। जबकि S ऑर्बिट कैसा है, स्पेरिकल है, ठीक है, और छोटा है। तो अगर S के साथ कोई बॉन्ड बनाएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो 2 गोल छोटे छोटे डॉट, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, काफी कम हो जाएगी, है ना। तो अब ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और ये बॉन्ड लेंथ कम है। तो देखा जाए तो फ्लोरीन को 2 बॉन्ड मतलब BeF2 को साथ जो बॉन्ड है दोनों के अलग अलग होने चाहिए थे, पर जबकि हमने देखा कि बॉन्ड लेंथ उन लोग की क्या आ रही है, सेम आ रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या है, सेम आ रही है ना। चलो आगे चलते, विच विल नॉट बी इक्वली स्ट्रेंथ, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी इक्वल नहीं है, बट एक्चुअली बोथ द BeF bonds आर सेम स्ट्रेंथ। सिमिलरली द सिचुएशन इज सीन इन द BeF3, BH3, CH4, Cl4, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी दिए हुए ना, इन सबके साथ यही हालत थी, ये सबकी जो बॉन्ड लेंथ थी वो लगभग इक्वल थी सबकी, और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी जो थी वो इक्वल थी। तो although the overlapping are between the S and P and PXYZ, the orbital of a carbon and S orbital of hydrogen, experimentally all the CH4 bond length and strength and the bond angle are found to be identical. क्या हुआ, अगर हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली जब उनकी बॉन्ड लेंथ फाइंड करी, हमने एक्सपेरिमेंटली उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ फाइंड करी, और यहाँ तक कि इवन दो हमने बॉन्ड एंगल भी फाइंड कर लिया, हमको क्या समझ में आया कि CH4 जो एटम है उन सभी का बॉन्ड आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब एकदम मिलता जुलता है, थोड़ा सा भी अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये जो थी एक इशू हो गया, ये इशू क्रिएट हो गया। Thus we can explain the using another concept, उसके वजह से हम लोग ने कॉन्सेप्ट ही उसका चेंज कर दिया। वो अनदर कॉन्सेप्ट क्या था, वो अनदर कॉन्सेप्ट था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। वो अनदर कॉन्सेप्ट हमारा था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब देखो शब्द से ही साफ होता है हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग ने, या हाइब्रिड, ये शब्द तुम लोग ने पहले भी सुना होगा। तुम लोगों को पता है ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था भारत के अंदर, भारत के अंदर एक बहुत सूखा पड़ा था, भूखमरी आई थी, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, याद है तुम लोगों, याद है कि नहीं, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर खास बात क्या था, हम लोग ने हाइब्रिड क्रॉप्स ग्रो करना चालू की थी। हाइब्रिड क्रॉप्स ग्रो करना चालू करी थी मतलब क्या, हम लोग ने ऐसी
झाड़ उगाया था, ऐसे एक बीजा से झाड़ उगाया था जो बारिश में और सूखे में भी उग सके, तो वो हाइब्रिड क्रॉप्स थी। ठीक है, हाइब्रिड क्रॉप उगाने का फायदा क्या होता है कि हमारा जो किसान को ना ज्यादा पानी या खाद की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी वो जो झाड़ है उग जाता है, तो हम लोग उसको हाइब्रिड क्रॉप्स बोलते हैं। तो वैसे ही हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आपस में मिलकर कुछ नवा कुछ अनोखा बनाए तो हम लोग उसको हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को ये पता है जर्सी गाय, वो क्या है, हाइब्रिड है, वो ज्यादा दूध देती है। कैसे ज्यादा दूध देती है, मुर्गे के कुछ जीन्स और भैंस के कुछ जीन्स को मिलाकर, मतलब गाय के कुछ जीन्स को मिलाकर ऐसी गाय तैयार की गई है जो ज्यादा दूध दे, है ना, तो वो क्या है, हाइब्रिड गाय, काउस, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, एटम जो है, दोनों एटम जब आपस में करीब आते हैं, मिलते हैं, तो हर एक एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत बदलता है। जो उसके अंदर बदलाव होते हैं, जो उसके अंदर चेंज होते हैं, जब दो ऑर्बिट आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो ही हम उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली दो ऑर्बिट आपस में कंबाइन करते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्बिट का फॉर्मेशन करते हैं। वो हाइब्रिड ऑर्बिट कौन कौन सा होता है, वो एस और पी अगर एक साथ कंबाइन होगा तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन करेगा। अगर एस एक और पी एक हाइब्रिड कंबाइन करेगा तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक एस दो पी का कंबाइन करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक एस और तीन पी कंबाइन करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, एक एस पी और डी कंबाइन करेगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर एक एस तीन पी और दो डी आपस में कंबाइन करेगा तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इन अलग अलग तरीकों की हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अभी तुम लोग को जरूरत है कम से कम sp3d2 इधर तक की हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग को पता होना चाहिए। इतने तक की तुमको पास होने के लिए इतनी तो जरूरत है, नहीं तो sp3, sp2 और sp इन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो तुमको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए विथ एग्जाम्पल। और अगर तुमको कोई कंपाउंड दे दो, तुम्हारे सामने फेंक दूं, तो तुमको उठा के तुम उसको देख के बता देना चाहिए कि सर इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, इतना तुमको केमिस्ट्री आनी चाहिए। देखो अभी से जितना भी मैंने पढ़ाया हूँ तुम लोग को, देखो अभी उसकी वैलेंसी, हर एक एटम और मॉलिक्यूल की तुम लोग को वैलेंसी पता होनी चाहिए। जैसे नाइट्रोजन की इतनी है, कार्बन की इतनी है, बोरॉन की इतनी है, आयरन की इतनी है, क्लोरीन की इतनी है, फ्लोरीन की इतनी है, आयोडीन की इतनी है। तुम लोग को पता होना चाहिए कि वो कितनी, उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी फाइंड करना देखो मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखा चुका हूँ, तो वो तुमको आना चाहिए। अगर वैलेंसी पता होगी तो तुम लोग उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे कि कितने सारे बॉन्ड शेयर होंगे। तो तुमको ये भी पता चल जाएगा लोन पेयर उसके पर है कि नहीं। अगर लोन पेयर तुमको समझ में आ जाएगा तो तुमको क्या पता चल जाएगा, उसका शेप क्या होगा, है ना। अगर तुमको शेप पता चल जाए तो तुमको ये भी पता चल जाएगा कि जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है वो पी के साथ बन रहा है कि एस के साथ बन रहा है। अगर पी के साथ बन रहा है तो पीपी ओवरलैपिंग होगी, एक्साइल ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा। एसपी बन रहा है तो बॉन्ड क्या होगा, उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो मतलब एकदम ऐसा नहीं एकदम वीक हो जाता है, वो भी स्ट्रांग ही रहता है। सबसे वीक कौन सा हो जाता है बेचारा, अगर पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, तुमको पता चल गया दोनों एटम के अंदर पीपी ऑर्बिटल है जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो तुम लोग बोलोगे कि उसका बॉन्ड थोड़ा वीक रहेगा। तुमको ये भी पता है वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आयोनिक बॉन्ड, याद है मैंने तुम लोग को बताया था, जब जब कोई मेटालिक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है नॉन मेटालिक सब्सटेंस को और उसके साथ एक आयोनिक बॉन्ड बनाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसमें क्या होता है, फुल्ली डोनेट होता है इलेक्ट्रॉन। तो तुमको अभी तो तुमको ये भी पता है कि मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है ना। नॉन मेटल्स कौन है, जितने भी हमारे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो पी ब्लॉक में रहते हैं वो नॉन मेटल्स है। पी ब्लॉक के भी जो अपर वाले पार्ट में है वो सबके सब में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, वो नॉन मेटल्स है। मेटल्स कौन है भैया, जो एस ब्लॉक में रहते हैं वो मेटल्स। सोडियम हो मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। मतलब डायरेक्टली मेटल नहीं बोल सकते लोग, जिनके अंदर लस्टर वस्टर होता है, फिर भी हम लोग इसको अर्थ मेटल ही बोलते हैं ना। अल्कलाइन अल्कली अर्थ मेटल और अर्थ मेटल सिंपली एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को, है ना। तो ये सब चीजें तुम लोग को पता है। अभी चलो उसके आगे भी हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर आके। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the concept help to explain the observe the structure and the property of many molecules
ठीक है, द हाइब्रिडाइजेशन रेफर टू द मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ अ सम ऑफ द एटम्स रिकास्टिंग। शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। रिकास्टिंग का मतलब होता है वापस से बनाना, ठीक है, रिकास्टिंग देम इनटू अ इक्वल नंबर ऑफ न्यूली इक्विवेलेंट ऑर्बिट, ठीक है, न्यूली इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, हम लोग के पूरे की पूरे जो ऑर्बिटल होते हैं वो नवे होते हैं, और उन नवे नवे फॉर्म हुए ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उस नवे ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। रिकास्टिंग का मतलब क्या होता है, उनका पुनर्गठन किया जाता है ऑर्बिट्स का, ऑर्बिट्स को लेकर चर्चा की जाती है दोनों एटम्स के बीच में कि भैया हम कहाँ कहाँ किधर किधर कैसे कैसे रह सकते हैं, किस किस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, किस किस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो सब की बातचीत हो जाती है। उसको लेकर फिर एटम अपने आसपास क्या डिसाइड करता है, एक ऑर्बिट डिसाइड करता है। फिर वो ऑर्बिट जो डिसाइड हो जाता है, फिर उसी ऑर्बिट के साथ हम लोग जो पुराने जो ऑर्बिट एस ऑर्बिट और पी ऑर्बिट पड़ा रहता है उसको एटम उठाता है, उसको तोड़ मरोड़ता है, उसकी एनर्जी कम ज्यादा करता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डाल देता है, और फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, जो सामने वाला दूसरा एटम आ रहा है, ठीक है, समझा, समझा कि नहीं रे, नहीं समझा। अब इसमें स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। जब तक हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में नहीं डालेंगे तब तक हम लोग ऑर्बिट की रिकास्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्बिट तभी रिकास्ट होता है, देखो ऑर्बिट को क्या खाली जगह है, खाली जगह को हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर समझ लो मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इधर 2p के अंदर इधर इलेक्ट्रॉन नहीं, जिधर मैंने हरा किया, तो अब इस खाली जगह को मैं रिकास्ट कहां से करूंगा, ये खाली जगह पे तो कुछ कोई है ही नहीं, है ना। तो क्या होता है, पहले क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट से पहले क्या हो जाता है, ग्राउंड स्टेट के बाद क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या, एक्साइटेड स्टेट के अंदर हम लोग जो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि भैया वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जंप करे, इसमें जंप करे, एक्साइटेड स्टेट में जंप करे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में जंप करने के बाद उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में रिकास्ट कर सकते हैं, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग बाद में, ठीक है। तो पहले एक्साइटेशन होगा, फिर मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग होगी, रिकास्टिंग ऑफ ऑर्बिटल, वो बाद में देखेंगे। चलो पहले फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट कर लेते हैं। द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब जिसमें एटम नॉर्मली रहता है उसको हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अगर उसको कुछ हमने एनर्जी नहीं दिया हुआ है तो वो ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है। अनकपल्ड, अनकपल्ड का मतलब पहले वो कपल्ड होता है, ठीक है, इस एटम इस इलेक्ट्रॉन के साथ वो कपलिंग में होता है ना, इलेक्ट्रॉन कपलिंग्स में होते हैं, तो उस कपलिंग को तोड़ी जाती है। वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू द वेकेंट ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन को कहां प्रमोट किया जाता है, वेकेंट ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली हायर एनर्जी, ऐसे ऑर्बिट में डाला जाता है वहां जिसमें थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी हो। ऐसा नहीं इसको 1s का ऑर्बिटल निकाल के सीधा डी के अंदर डाल देंगे, डी ऑर्बिटल के अंदर डाल देंगे, नहीं भाई डी ऑर्बिटल के साथ हम लोग को बॉन्ड बनाना है, हम लोग को डी ऑर्बिटल चाहिए, ऐसा डी ऑर्बिटल में नहीं डालेंगे, सिर्फ एस से उठा के पी में डाल सकेंगे, और वो भी उसके बाद भी देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है, याद रखना। हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होने के बाद हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि 2s का ऑर्बिटल है, 2s का इलेक्ट्रॉन है, जाएगा 3s के इलेक्ट्रॉन के साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, 2s का जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन जो है, 2s का इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 2p के अंदर जंप करेगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं जंप करने वाला। नाउ द टोटल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट। अब क्या होगा, अब वैलेंसी किसको कही जाएगी, अब वैलेंसी उसको कही जाएगी जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है टोटल, उसको हम लोग अभी वैलेंसी कंसीडर करेंगे, अब हम लोग उसको वैलेंसी कंसीडर करेंगे। अभी वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, 2, पहले इसकी वैलेंसी कितनी थी, 0, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था तो वैलेंसी था ही नहीं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ही नहीं शेल के of the element in the stable compound. For example, Bf2, the valency of B is 2
जनरली हम लोग को अगर देखा जाए तो अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट हम लोग अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी एक्साइटेड स्टेट के अंदर वैलेंसी 2 हो जाती है। ठीक है, इन एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इन अनकपल्ड एंड प्रमोटेड टू द 2p ऑर्बिटल। ठीक है, वो उस लोग ने इधर दिखाया हुआ है कि कैसे बी की एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2 हो जाती है। अब हम आप बात करते हैं मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग की। मिक्सिंग और रिकास्टिंग के अंदर क्या होगा, दोनों की दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। इधर प्लस का साइन दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और प्लस करके हम लोग को इक्विवेलेंट फॉर्म करेंगे। इक्विवेलेंट क्या फॉर्म करेंगे भैया, हम लोग को एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स बनाते हैं हम। ठीक है, बॉक्स कैसा होगा, नॉर्मल सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ही बॉक्स होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो हमारे पास ये ऐसा बॉक्स इधर आ जाएगा और इन बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग को दिखाई देंगे, एक ऊपर से नीचे एक तरफ और एक ऊपर से नीचे दूसरी तरफ। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इसको इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 2s और 2p के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ। तो कितना s लगा, एक s लगा, कितना p लगा, एक p ही लगा, तो sp एक तरीके से ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ये s और p हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो, एक s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था और एक p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन था, है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन बना, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, है ना। कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। ये कौन है जो मुझे कॉल कर रहा है, मैं कॉल बहुत काट रहा हूँ, पता नहीं क्या हो। नहीं आ रहा है वैसे, सुना है, मैं तो सही बोल रहा हूँ, तुम लोग की आवाज मेरी तरफ पहुंचती नहीं है। क्या हुआ, एक सेकंड जरा होल्ड करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अभी आई, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है, हेलो। मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आपकी आ रही है, हमारी आ रही है क्या? हाँ आई आई, पहले भी वैसे ही था, फुल पे रखा हुआ था। अरे सर, हमारी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है बच्चा। वो बताइए। हाँ आपका चलेगा, वापस से चालू करते हैं, उसमें मंजूरी होता है कभी कभी। देखो कभी कभी नेटवर्क ना ड्रॉप हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क ड्रॉप हो जाता है ना, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ बोलो, स्पीड में जा रहे हो, अरे हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है। एक्साइटेड स्टेट में कुछ नहीं होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुझे कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं मतलब कहाँ से नहीं, किधर से नहीं समझा, वो भी तो बताओ। हाइब्रिडाइजेशन में इतना ही होता है ना कि मतलब जब अगर किसी मतलब इलेक्ट्रॉन में जब एक सॉरी किसी सेल में मतलब प्रोटॉन जाता है ना, तब मतलब उस एक्साइटेड स्टेट में जाता है और उसका शेप बदल जाता है बस। ठीक है, इसने ये एक्सप्लेन करने की अच्छी कोशिश, सुनो 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 मेरी बात सुनो। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सबसे सिंपल ना यही तरीका है कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑर्बिटल्स है, 2 ऑर्बिटल्स है, आपस में मर्ज होते हैं और एक डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट वाली ऑर्बिट बनाते हैं। बस इसमें सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि 2 ऑर्बिट आपस में मिलकर एक नवी ऑर्बिट का निर्माण करते हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम में होता है, इसमें दूसरा एटम नहीं इन्वॉल्व होता है। बोल ब्रिजेश। सर मैं ये बोल रहा था ना, यहाँ पर 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है अपना 2 में चला गया, तो यहाँ पे 2s2 था, तो यहाँ पे 2s1 हो जाएगा ना फिर। हाँ कॉन्फ़िगरेशन तो अलग हो जा रही है, क्या अलग हो जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बदल जा रही है ना फिर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रही है, किसकी, एटम की। हाँ सर, 2s2 जो वो 2s1 में बदल जा रहा है ना। हाँ
तो मैंने कब बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम रहती है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप एक्सटर्नल स्टेट यहाँ पे लेफ्ट साइड में था ना, लेफ्ट सेकंड पेज पीछे वाले, हाँ वेरिएशन हो रहा था था उसमें कुछ समझ नहीं आया, तो उसका एक बैलेंसिंग बढ़ गया, वो समझ नहीं आया कैसे बढ़ा। कौन सा, ये ऊपर वाला, ये वाला हाँ, बैलेंसिंग कैसे बढ़ा वो समझ नहीं आया। बैलेंस ही कैसे बढ़ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। देखो जनरली इनका क्या होना चाहिए, जब ये लोग नॉर्मल स्टेट पे रहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नहीं होते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी, दोनों एक ही साथ रहते हैं, ठीक है, 2s में ही रहते हैं, ठीक है। जब 2s में एनर्जी मिलती है तो ये लोग यहाँ से यहाँ जंप कर जाते हैं। अब क्योंकि ये लोग दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गए, सुन पहले एक सेकंड सुना, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए हैं, तो अगर ये बॉन्ड बनाएंगे तो दो एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल के साथ तो बनाने वाले नहीं है, हाँ या ना, क्योंकि अभी दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। तो अचानक से जहां वैलेंसी 0 थी वो सीधे बदल जाती है 2 पे, वैलेंसी 0 से क्या हो जाती है, 2 हो जाती है डायरेक्ट। इसको बॉन्ड बनाने, बीई को बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2s ऑर्बिट जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, अनपेयर्ड है ही नहीं। अभी तक आ रहे हो क्या? नहीं नॉर्मल रिएक्शन एनर्जी, जो भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन करने के लिए हम लोग उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, वो हीट के फॉर्म में सप्लाई करो या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई करो, प्रेशर के फॉर्म में सप्लाई करो, किसी के भी फॉर्म में तुम लोग एनर्जी सप्लाई करो, वो एनर्जी जाएगी कहाँ, जाएगी तो यहीं जाएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। अब कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है ये बोलना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं बचा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ जंप कर रहा है, सिर्फ एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जंप कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बदल जाती तो हम लोग ये बोलते थे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया वापस से उसमें, तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदल गई, या फिर एक इलेक्ट्रॉन गुम हो गया है। क्या? हाँ हाँ, तो 2s2 से ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा है, अरे गधे, 2s1 हो रहा है, 2s2 से 2s1 हो रहा है, मतलब इसके पास पहले एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब उस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन बचा, ऑर्बिट चेंज नहीं हुआ, ऑर्बिट वही है, बस वो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन है, बस इतना हुआ। हाँ ठीक है, एनर्जी के डेल्टा एनर्जी, डेल्टा ई की वजह से होगा, ठीक है, डेल्टा ई की वजह से होगा। अब लोग डेल्टा ई क्या है, वो एनर्जी है, एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, ठीक है, एनर्जी सप्लाई करते हैं बीई मॉलिक्यूल को, और वही फिर एक्साइटेड करती है और एटम को उस तरफ लेके जाती है, ठीक है। अगर वो डेल्टा ई उसके अंदर हो नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करे, इलेक्ट्रॉन उधर ही एस के अंदर पड़ा रहेगा, सोया हुआ चुपचाप से। आगे बताओ और कुछ। क्या क्या किसके साथ होती, मतलब बेटा सब मॉलिक्यूल के साथ होता है, सब, ऐसा कोई मॉलिक्यूल बच्चा नहीं जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है, सब हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो ना तो तू जिंदा नहीं हो बात करने के लिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन है तुमको पता नहीं है, तुम्हारे जो प्रोटीन जिससे तुम्हारे सेल्स बने हैं उसमें कितने सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं तुमको पता नहीं। बात ऐसा है कि हाइब्रिडाइजेशन एक कॉमन फिनोमिना है। देखो नेचर में ना हर चीजें घटित होती रहती है, हम उन सभी चीजों की लॉ बनाकर उसको मैथमेटिकल या किसी भी तरीके से समझने को ही साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा था क्या कि कार्बन CH4 जो पहले से हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहा था, ऐसा था क्या? नहीं, CH4 तो भाई जब से इंसान है तब से मीथेन का ग्रुप है, एल्कोहल है, फिनॉल है, दुनिया भर के कंपाउंड है जिससे हमारा शरीर बना। हालांकि उस चीज को हम समझते नहीं थे, अभी हमने उस चीज को समझना चालू किया है,
तो ही हमने उसको नाम देना चालू किया। हाँ, चीजें प्रेजेंट पहले से हैं, बस हम उसको नाम दे रहे हैं और उसको ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग ने पहले बोला था, हाँ ये मैं मानता हूं कि क्वांटम का जो रूल है और प्रिंसिपल भी है, अबाव प्रिंसिपल, कि जब तक जिस पैटर्न के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है उसी पैटर्न के अंदर इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं होगा। ये बात भी उतनी ही सही है, पर फिर भी छोटी सी भी एनर्जी बाजू से मिल जाती तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे। ठीक है, और ये कौन सा है, देखो नेचर के अंदर एनर्जी बहुत है, नेचर के अंदर एनर्जी, फ्री एनर्जी बहुत है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इधर सरवाइव करें, हम लोग अर्थ पे बैठे हुए, हम लोग को जो ये एम्बिएंट टेम्परेचर रूम का लगता है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यूनिवर्स के हिसाब से लगभग 300 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, यूनिवर्स के टेम्परेचर से, एवरेज टेम्परेचर से 300 डिग्री ज्यादा है। हम तुम लोग को पता है यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर लगभग 4 केल्विन, और हम लोग कहाँ है 30 डिग्री सेल्सियस पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। मतलब हमारे पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। जितने भी मॉलिक्यूल है ना, भले वो लकड़ी का मॉलिक्यूल हो, लोहा तुम्हारे सामने कोई पड़ा हो, या तुम्हारा खुद मोबाइल, वो भी, उनके अंदर के भी जितने भी एटम है वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे मौजूद है। ठीक है, उनके आसपास उतनी हीट एनर्जी है कि उतना केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है, तो ये जो एनर्जी डेल्टा ई है ये काफी कम है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा गुना एनर्जी आसपास मिल जाती है हम लोग सराउंडिंग में, टेम्परेचर में, या फिर कभी कभी जो दूसरा एटम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, वही एनर्जी दे देता है हमको बहुत सारा। फॉर एग्जाम्पल BeF2 के मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्लोरीन है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, उसमें से हीट इवॉल्व होती है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। हाँ, तो जब हीट इवॉल्व होती है उसमें से बाहर निकलती है, तो वो हीट ही जो है बाजू वाले एटम को इतना एक्साइटेड कर देती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी डोनेट कर देता है। तो कभी कभी बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कुछ जैसे फ्लोरीन के तो ज्यादातर ऐसे रिएक्शन है वो नेचुरली हो जाते हैं, ओकर हो जाते हैं, उसके लिए हम लोग को एनर्जी सप्लाई भी नहीं करना पड़ता। हाँ, उसको ठंडा करने के लिए जरूर उसके ऊपर क्रिस्टलाइन आइस, नहीं तो टेम्परेचर रिडक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा फटाफट बढ़ने लगता है, वो रिएक्शन बहुत फटाफट करता है फ्लोरीन। तो ऐसा है, समझा? वैसे ही क्लोरीन भी सेम है, क्लोरीन गैस भी वैसे रिएक्ट करती है, फ्लोरीन गैस भी वैसे रिएक्ट करती है। काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लोग फटाफट रिएक्ट कर जाते हैं आसपास वाले मेटल या एलिमेंट्स के साथ। पर हाँ, हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, पर दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो बॉन्ड लेंथ और वो एंगल सेम नहीं होता, उसके वजह से रिकास्टिंग और हाइब्रिडाइजेशन के दोनों स्टेप्स आते हैं। बोल ब्रिजेश। हाँ, मैंने बोला ना, p ऑर्बिटल के लिए भी होता है, d ऑर्बिटल के भी होता है, f ऑर्बिटल के लिए भी होता है। अब f ऑर्बिटल वाला तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है, नहीं तो वो भी पढ़ा था। नहीं तो d ऑर्बिटल भी है, p ऑर्बिटल भी है और s ऑर्बिटल भी, सबके साथ हाइब्रिडाइजेशन। sp-df तीनों का, चारों का भी हाइब्रिडाइजेशन भी होता है। जनरली तुम्हारे के अंदर कितना दिया हुआ है, sp3d2, यहाँ तक का हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारे को पढ़ना ही है, और ये तुमको आगे ही आया। ठीक है, तो इसको तुम लोगों को समझना पड़ेगा, यहाँ तक तो तुमको जाना है। उसके लिए तुमको sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद sp3d, फिर sp3d2, ऐसा तरीके से हाइब्रिडाइजेशन टोटल ओवरऑल हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, देखें कहाँ तक जाते हैं। अभी तक किसी को कुछ और डाउट है तो बोलो प्लीज। अच्छा, ये भाई अभी जो एक मेरे को मैसेज इधर आया हुआ है 10 मिनट पहले, अब मैं 10 मिनट बाद वापस से पूछ रहा हूँ, अभी किसी को नहीं समझा क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? फाइनल बोलो, आया ना? समझ गया सबको? सबको ठीक है? मैं तो बोलता ही नहीं है, पता नहीं, मेरे को तो लगता है सो रहे हो तुम लोग, मोबाइल चालू करके सो जाते हो। कहाँ गई दीदी? कुछ भी नहीं समझा या कुछ भी? मेरे को नहीं समझता कुछ भी। अच्छा, दो मैसेज करी इसने।
ठीक है बेटा, ठीक। कहाँ से नहीं समझा तेरे को? ये नहीं समझा कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जंप करता है। ऑर्बिटल क्या होते हैं जनरली? देखो ऐसे ऑर्बिट होते हैं, ये क्या, एक ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया। एक ऑर्बिट से यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है यहाँ, ठीक है, यहाँ अगर जंप कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ठीक है। ये बात समझी? जंप करने का मतलब जंप करना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है, ऐसे उल्टा एरो ड्रॉ हो गया और समझ लो कूद जाता है। तो ऑर्बिट क्या होती है? पास पास में होती है। जितनी भी ऑर्बिट होती है वो काफी पास पास में होती है। जितना मैंने दूर ड्रॉ किया इतना दूर नहीं होती, काफी पास, काफी नजदीक होती है। अभी क्या है सर, सब ही नहीं समझा है, थोड़ा थोड़ा समझा है। बीच में बी का मतलब क्या होता है? बस मेरे ये सब्जेक्ट की हालत खराब है। केमिस्ट्री पूरा नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है? टू बी फेयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर सुशील सर ने तुमको पहले ही समझाया था, सब्जेक्ट बहुत टेढ़ा है, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा। पिछली बैच वाले लोगों को भी मेरे साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, मतलब वो लोग बहुत सर खाए थे मेरा, तब जाके उनकी खोपड़ी में बात घुसी थी यही वाली। देखो देख, उससे पहले जो चल रहा था ना वो मजाक था, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू ही 5th चैप्टर से होता है मेरा, ठीक है, और ये आगे चलता जाएगा। तो ये कुछ दिन से जो नहीं समझ रहा है, ये 5th चैप्टर वाला जो प्रॉब्लम है, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। 5th चैप्टर का एक काम करेंगे हम लोग, देखेंगे, नहीं तो मैं एक और अलग से एक और कोशिश करूंगा। मेरे जो लेक्चर है उसको एक बार तुम लोग ऑनलाइन जाके देखने की कोशिश करो, ठीक है। तुम लोग ऑनलाइन कोशिश करो कि तुम लोग उसको रीड करो और समझ पाओ, ठीक है। हाँ बोलो। नहीं देख, बहुत टाइम नहीं, देखो इसका ऐसा है कि टाइम बहुत ज्यादा है। ये तुम लोग देख रहे हो जब चैप्टर कब से चालू है और लगातार लेक्चर हो रहे तुम्हारे, उसके बाद भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ हम लोग सिर्फ 50% पे पहुंचे बच्चा, वो आगे का कंप्लीट होने में हाँ नहीं मैं बात मानता हूँ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, मैं बात मानता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन या फिर पूरा एसएस ओवरलैपिंग या पीपी ओवरलैपिंग ये समझना इतना आसान नहीं है। पर बात ऐसा है कि अगर मैं तुमको ये चैप्टर नहीं पढ़ाऊं तो आगे की चीजें भी समझना मुश्किल होगी, ठीक है। आगे की रिएक्शन, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी केमिस्ट्री खराब करेगा बच्चा, ये तुम्हारी केमिस्ट्री भी खराब करेगा। जब श्रीवास्तव सर तुम लोग को ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और सर बोलेंगे ना कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसके ऊपर डेबा चार्ज कैसे डेवलप होता है, तो तुमको उस समय तुम शक्ल देखते रह जाओगे सर की, और तुमको समझ में नहीं आएगा कि डेबा चार्ज मतलब होता क्या है। और वो मैं इसी चैप्टर में बताने वाला हूँ कि कैसे एक तरीके से डेबा चार्ज फॉर्म होता है, क्यों हर एक बॉन्ड प्योरली आयोनिक या कोवेलेंट नहीं होता। हमेशा हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं कि वो इतना परसेंट कोवेलेंट है और इतना परसेंट आयोनिक है। आगे चलिए ये सब चीजें समझ में आएगी, थोड़ा समय दो, इसके ऊपर मेहनत करो, मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा। कभी भी नहीं समझ, घर पे एक बार रीड करो, मेरा बुक बंद करने के बाद तुम्हारा काम चालू होता है कि स्टार्टिंग से फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग से तुमको वहां तक पढ़ के आना है जहां तक मैंने पढ़ाया है। और मुश्किल से ये सिर्फ 4 या 5 पेज है बच्चा, और 4 या 5 अगर पेज तुम लोग पढ़ लो तो कैसा होगा, देखो उससे दो बातें होंगी। तुम हाइब्रिडाइजेशन देखो आगे का मत पढ़ो, आगे का पढ़ोगे ना तो देखो टाइम वेस्ट है। आगे का बिल्कुल भी मत पढ़ो, मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग आगे का पढ़ के समझ लोगे, गलत है, गलत बात सोच रहे हो, नहीं समझ में आएगा आगे का पढ़ के, समझ में कुछ नहीं आने वाला। तुम लोग जो पीछे का जो तुमको है, तुम लोग बस अपना बेस क्लियर रखो, पीछे वाली चीजें को एक बार संभाल लो, आगे वाले का टेंशन मेरे पे छोड़ दो, वो मैं संभाल लूंगा। आगे वाला मैं जब तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, मैं बस इतना ये बात मान के रखता हूँ कि तुमको पीछे वाली चीजें कुछ याद रहेगा। जैसा भी ये जो पॉजिटिव जो जिस पर तुम इतना भड़क रहे हो ना, जिस चीज पर कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कैसे किया, ये है पोस्टुलेट हमारी पीछे वाली थ्योरी का। देखो मैं तुम लोग को पीछे दिखा सकता हूँ, पोस्टुलेट के अंदर बकायदा नंबर है
कि इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर सकता है, ठीक है। ये देखो इधर दिया हुआ है कि हम लोगों को क्या होगा, ओवरलैपिंग काम, सॉरी ये वाला, कि हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शन में। कब पार्टिसिपेट कर सकता है, जब वो वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हो, जब एटम के अंदर वन और मोर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करे और वो वेकेंट ऑर्बिट के अंदर चला जाए। ये देखो ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये मैं कुछ नवा आज नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज भी मैं उसी दिन का पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट दिन तुमको पढ़ाया गया था। बस प्रॉब्लम ये है कि तुमने ये सब नहीं पढ़ा, तुमने इस चीज को देखा ही नहीं है यहाँ पे, उसके ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। और जो तुम लोग सोच रहे हो ना तुम्हारा पेपर, तुम लोग का पेपर इतना घटिया लिखे हो तुम लोग ने, मेरा दिमाग खराब होके रखा हो, पता है क्या। मेरे को नहीं लगता कोई 50% भी मार्क्स ला पाया है मेरे पेपर में, 50%। जो भी है पर हाँ, जब जब मैं होमवर्क देता था कि बच्चा लोग डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, तब तो तुम सो रहे थे, है ना। वो मैंने हाँ 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 बेटा, हाँ भेजा था तूने, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, भेजा था। मैं बोला जब मेरी बात को इतना सीरियसली लिया करो। और आधे से ज्यादा लोग ने तो पेपर भी नहीं दिया, इसके लिए मैं तो छोड़ दो, उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ। चलो छोड़ो हाल फिलहाल। और जिन्होंने दिया उनके ने भी कुछ खास उजाला नहीं किया पेपर में, अंधेरा ही अंधेरा किया है सबके सब। जहाँ एक्सप्लेन करने को तुमको बोला नहीं है वहां एक्सप्लेन करके रखा है। अरे स्टेशनरी फेज का डेफिनेशन नहीं लिख पाए हो तुम लोग, समझ रहे हो मेरी बात। स्टेशनरी फेज मतलब ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है वो। क्या बोलूं मैं। तेरा भी पेपर देखा ब्रिजेश, मेरे को लगा थोड़ा अच्छा करेगा पर तू नहीं कर पाया तुम अच्छा। मेरे साथ नहीं थे, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से मैं पेपर छीनता हूँ, तुम लोगों को पता नहीं है। चलो फिर भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया जिनका जो भी पेपर है। चलो छोड़ो, लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, क्या तुम लोगों को बोलूं। चलो कोई बात नहीं, सबको तो मैं देना चाहता हूँ कि होमवर्क पर मैं बोल रहा हूँ, काम करता हूँ, पेपर जब पूरा चेक हो जाए उसके बाद ही मैं पेपर को एज ए सॉल्व करने के लिए दूंगा। चलो छोड़ो, हाइब्रिडाइजेशन पे एक और बार समझने की कोशिश करते हैं ईमानदारी के साथ कि कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग का कहाँ से चालू होता है, सिर्फ और सिर्फ जब दो, देखो पूरा ही पूरा मॉलिक्यूलर जो चैप्टर नंबर 5 है सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग ऑफ एटम के ऊपर है, कि एक एटम ए दूसरा एटम बी उसके साथ कैसे बॉन्ड बनाता है और कितने तरीके के बॉन्ड बनाता है, बस ये पूरा चैप्टर में और कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही सवाल है कि बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, कब होती है। इन सभी सवालों के जो उत्तर है तुमको इसी पार्ट के अंदर मिले, इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाले। अब कैसे होती है, कहाँ होती है, कब होती है, उसके क्या क्या बीच में कौन कौन सी कारण है, कौन कौन से बल लगते हैं, वो सब हम लोग इसके अंदर डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। हम लोग सी के बीच में एक सीधी सी छोटी सी लाइन मार देते माइनस वाली और हम लोग बोल देते कि हाँ ये बॉन्ड बन गया। एक्चुअली उतना आसान नहीं है और उतना सिंपल भी नहीं है, ठीक है। चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग ऑर्बिट्स तुम लोग को पता होना चाहिए। चैप्टर 4 तुमको आना चाहिए, चैप्टर 4 को तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तुमको क्वांटम ऑर्बिट्स क्या क्या है वो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्लाउड क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, तो ही तुम चैप्टर नंबर 5 को समझ पाओगे। अगर चैप्टर नंबर 4 नहीं आता, भूल जाओ कि कभी चैप्टर नंबर 5 आया, ठीक है। जो नए स्टूडेंट आए हैं कृपया कर सुशील सर के लेक्चर में उनको बोले कि सर हमको चैप्टर नंबर 4 या आपके पुराने वीडियोस का लिंक भेजो, उनको बोलो तो सर आपको भेजेंगे। और अगर आप नहीं बोलोगे तो सर को सपना नहीं आएगा, सर नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो मेरी बात ही मान लो कि सर का जो चैप्टर 1, 2, 3 जो उन्होंने बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया है उसको भी पढ़ें। और जो बच्चे अपना माइक चालू रखें कृपया कर अपना माइक बंद करें, ठीक है। और
उसके अलावा जो अभी तक के जितने भी लेक्चर है उधर तक तुम आओ, तो फिर तुमको आगे की चीजें समझ में आए, ठीक है। और जो पहले से हैं और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, मतलब उन लोगों ने कुछ ना कुछ उल्टी मारी है बीच में पढ़ाई नहीं करी ठीक है चलो सर मुझे लिंक भेज दो ना। कौन बोला अरे बच्चा 3 जने केमिस्ट्री 3 जने पढ़ाते हैं, सुशील सर, श्रीवास्तव सर और मैं, ठीक है। श्रीवास्तव सर का जो लिंक है तुम लोग को काफी मुश्किल से मिलने वाला है, क्योंकि श्रीवास्तव सर के स्टार्टिंग के जो लेक्चर थे वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, वो सिर्फ और सिर्फ लाइव लेक्चर हुए थे। तो उनके लिए तो उनके साथ आपको पर्सनली कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा सर से कि सर थोड़ा सा बता दो। हम भी सर से बात करेंगे, हमने बोल के रखा हुआ है कि न्यू स्टूडेंट जो है उनको अच्छे से बैच बना के उनका वापस से हो जाएगा, तो उनका उसके अंदर अगर जो अभी जिन्होंने कुछ ढंग से नहीं पढ़ा है तो वहाँ अटेंड कर सकते हो। और जो अभी जो हो रहा है, कल भी देखो सर श्रीवास्तव सर का लेक्चर है, ठीक है, तो उसमें भी जरा ध्यान से दिमाग खोल के पढ़ो। एक्चुअली देखा जाए मेरा वाला तो मैंने लिंक भेजा है ना बहुत जनों को। देखो तुम में से जो भी पहले आया था मैंने उनको चैप्टर नंबर 3 का लिंक भेजा है, उसके बाद से उन्होंने मुझे रिप्लाई ही नहीं दिया है कि सर आगे का कुछ लिंक भेजो, चाहिए कि नहीं चाहिए। अब तुमको लिंक चाहिए, अगर तुमने वो वीडियो देख लिया मेरा 2 आवर्स का, तो उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछो। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा। 2 बच्चे थे जिन्होंने फोन पर मेरे साथ कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पे, और उन दोनों ने फिर मेरे साथ वापस से दूसरी बार कोई कांटेक्ट नहीं किया टिल नाउ। तेरे को मिला ही नहीं मोमो गुप्ता, तेरा नंबर शायद मेरे पास नहीं है तूने पूछा था, मेरे से चैट किया था, तूने चैट किया था बच्चा मेरे साथ। मैंने लिंक भेजा था एक बच्चे को, उसने बोला था कि सर लिंक कहाँ है, फिर मैंने उसको ऊपर दिखाया कि भाई देखो लिंक वहां है। लिंक मैंने उसको पहले ही भेज चुका था, चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर। चलो छोड़ो, वो बाद में देखते लेक्चर के बाद में, हाल फिलहाल लेक्चर को कंटिन्यू करने दे। वैसे भी आज का पूरा लेक्चर बर्बाद ही हो रहा है समझ। पहले एक तो इंटरनेट और लाइट की वजह से, अभी दूसरा समझने की वजह से। चलो छोड़ो, देखो VACPR और ये सब हम लोग को जो समझाया था उतना हमको ढंग से नहीं समझा। मतलब VACPR हम लोग को, VBT किस बात पर फेल हो गई, VBT इस बात पर फेल हो गई कि VBT हमको ये नहीं समझा पाई कि बॉन्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड लेंथ मतलब लंबाई, 2 न्यूक्लियस की दूरी, ठीक है। उसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी मजबूती, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड मजबूत होगा। क्योंकि उसने ओवरलैपिंग ढंग से समझा नहीं पाई तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी नहीं समझेगा। तो उसके वजह से हम लोग को ये चीज तो नहीं समझ पाई कि भैया बॉन्ड लेंथ किस तरीके से काम करती है और बॉन्ड लेंथ कभी कभी इक्वल और अनइक्वल क्यों होती है, ठीक है। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ने उसने बताया कि नहीं देखो क्या होता है कि जो एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वही कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अभी तक हम लोगों को क्या लगता था कि भाई ऑक्टावैलेंट थ्योरी के हिसाब से कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, उसी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्म होगा, पर ऐसा नहीं था, वो झूठ था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी थ्योरी और आई, फेल हुई सबकी सब। अब हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन बोलता है अच्छा ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वो कौन करेगा, मेरा हाइब्रिड बॉन्ड जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये वाले, वही सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, बाकी और कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। अब हाइब्रिड बॉन्ड बनने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के मेनली 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है। एस ऑर्बिटल जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है हायर एनर्जी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिट से जंप करता है इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में, हायर एनर्जी ऑर्बिट में, ठीक है। तो वो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्साइटेड स्टेट में होना या फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, चलो आते हैं। ऊपर से ये मेरा कंप्यूटर कभी कभी साथ देना बंद कर देता है, जैसे अभी हैंग हो गया। हेलो, वैसे मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को? तो ठीक है, अब ये फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होते हैं, अनकपल्ड हो जाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रमोट हो जाता है कहाँ, वेकेंट ऑर्बिट में, वेकेंट मतलब खाली, खाली ऑर्बिट में प्रमोट हो जाता है। और वो खाली ऑर्बिट जो है वो स्लाइटली मतलब थोड़ी सी हायर एनर्जी वाली होती है, ठीक है। लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन नहीं जंप करता है,
इलेक्ट्रॉन ऑलवेज जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर जाता है। नाउ द टोटल नंबर ऑफ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द वैलेंसी। अब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी, जितना भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे वही हम लोग, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है। वैलेंसी उससे पहले क्या था, हम लोग ने जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था वैलेंसी, वो वैलेंसी था कि एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड तक, और उसके टोटल कंप्लीट होने के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे चाहिए उसको, और वो उसको हम लोग उसकी वैलेंसी मानते थे। और उसके जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन रहते थे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे, और जितने और चाहिए उसको वैलेंसी कहते थे, ठीक है। तो पर अब क्या हो जाएगा, अब वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब वैलेंसी वो कुछ भी नहीं रहेगी, वो सब चीजें वैलेंसी हट जाएगी, क्योंकि अभी एटम एक्साइटेड स्टेट में है, तो हम एक्साइटेड स्टेट की जो वैलेंसी है वो कैलकुलेट करेंगे। एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चा लोग, तो एक्साइटेड स्टेट की वैलेंसी कुछ नहीं होती, जितना इलेक्ट्रॉन जंप किया है, जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी ही वैलेंसी होगी। अर्थात अब तुम लोग को इधर बीई का एग्जांपल दिया हुआ है, बीई के अंदर दो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2s के अंदर होता है, 2s का इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, जंप कर जाता है, किसके अंदर, 2p के अंदर जंप करता है, और 2p के अंदर जंप करने के बाद जब 2p खाली रहता है तो उसकी कुछ वैलेंसी तो होती नहीं है, ठीक है। तो जब वो 2p के अंदर जंप कर जाता है तब उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अभी देखो, एक s ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या है, ए एक्साइटेड स्टेट वाला है। अब मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग क्या होता है, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग के अंदर इन दिस स्टेप द 2s and p ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफर एनर्जी मिक्स विथ ईच अदर, वो क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उन लोग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब एटम के आसपास घूमती है। द एनर्जी टेक प्लेस, इसके अंदर ये सब काम होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी कुछ ना कुछ चाहिए। एंड द टू न्यू ऑर्बिटल्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, उसका जो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप क्या होगा, एकदम सेम होगा, और एनर्जी भी जो है वो सेम होगी, ठीक है। फॉर्मेशन एनर्जी भी जो है वो सेम होगी। अर्थात जो s और p ऑर्बिट है वो हाइब्रिड ऑर्बिट है। हाइब्रिड ऑर्बिट का अर्थ मतलब क्या होता है, अब हम लोग को पता था कि s ऑर्बिट कैसा दिखता है, हम लोग को पता है कि s ऑर्बिट भैया स्फेरिकल दिखता है, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि p ऑर्बिटल कैसा दिखता है, हमको पता है कि p ऑर्बिटल कैसा डम्बल शेप दिखता है, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों ऑर्बिट को प्लस करना है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे फॉर्म होगा भैया, इसका इक्विवेलेंट देखो मैं नीचे बना रहा हूँ। इसका इक्विवेलेंट जो है कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, एक काफी बड़ा होगा लोब और एक काफी छोटा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, समझा। इसका शेप कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हम लोग को क्या करेगा, बॉन्ड बनाने में मदद करेगा, ठीक है। और ऐसे कितने होंगे, जनरली दो होंगे, ये एक इस तरफ और एक उस तरफ, ठीक है। क्योंकि sp के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो sp के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। और इनके बीच का एंगल हमेशा क्या बनेगा, 180। इसके बीच का एंगल कितना बनेगा, हमेशा 180 बनेगा, आया ना, बात समझा। क्योंकि देखो पहले से ये 180 के साथ ही था p ऑर्बिटल, अब हाइब्रिडाइजेशन बना तभी भी 180 के साथ ही रहेगा p ऑर्बिटल। तो उसका जो s वाला फैक्टर है उसकी वजह से बस लोब थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, पर एंगल जो है उनका बॉन्ड एंगल जो है हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। तो ये तुम लोग बोल सकते हो, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो हमेशा एंगल कितना बनता है, 180 का बनता है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तुम लोग आंख बंद करके लिख सकते हो। चले कोई बात नहीं, मैं sp, sp3, sp2 और sp समझाऊंगा बाद में, पर हाइब्रिडाइजेशन समझो कि ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिट बनता है, ऐसा, ठीक है। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिट तुम लोग दिमाग में रखो। द न्यू ऑर्बिटल अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेस इन अ सच अ वे दैट देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देम। उस लोग अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं कि उनके बीच के अंदर मिनिमम रिपल्शन है, मतलब एक दूसरे से
इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि रिपल्शन कम से कम हो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेपरेशन जो है मैक्सिमम है, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एज इन BE the two sp hybrid orbitals are of 180 डिग्री। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और वो 180 एक साथ होते हैं। अभी देखो मैंने दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं। एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, ये एक हो गया, और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखाई देता है, ये दूसरा हो गया। अब इन दोनों का जो ये वाला पॉइंट है ना, सेंटर वाला पॉइंट, वो एक ही होता है, ठीक है। वहां कौन सा एटम बैठा होता है? वहां BE का न्यूक्लियस बैठा होता है, इसका न्यूक्लियर बैठा होता है, ठीक है। तो इसके वजह से इन दोनों को एक ही साथ में इस तरीके से दिखाया जा सकता है, ऐसा दिखाया जा सकता है जैसा मैंने दिखाया इधर, ठीक है, रिजल्ट। तो मैंने क्या किया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो हम लोग को दिखता है कि ये इंफिनिटी का साइज का है, ठीक है। बस बीच में एक छोटे छोटे ग्लोब भी बनाने पड़ते हैं वाले, ठीक है। तो ये हो गया दोनों sp ऑर्बिटल, किसका? BE मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है? sp ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और उसका शेप कैसा दिखता है? डम्बल शेप दिखता है, पर इलोंगेटेड डम्बल शेप दिखता है। आगे चलते हैं, ठीक है। सेव करो। कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अभी भैया कंडीशन क्या है? कंडीशन मतलब ऐसी कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी जहां हाइब्रिडाइजेशन होगा? ऑर्बिटल बिलोंग्स टू अ सम ऑफ द एटम कैन बी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो एटम जो ऑर्बिट से बिलोंग कर रहे हैं, जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, उसके एक एटम, एक सिंगल एटम के अंदर ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। Orbital have nearly same energy can be undergo hybridization so that the 2s orbital and 2p orbitals undergo hybridization but 3s orbital and 2p orbital do not। देखा, वही बोल रहा है जो मैंने तुम लोगों को पहले बोला था। सेम एनर्जी, लगभग जिनकी एनर्जी स्टेट काफी नजदीक नजदीक हो, वही जो है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो दूर दूर की एनर्जी वाले हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। डू नॉट हाइब्रिडाइजेशन, उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। जो नजदीक नजदीक वाले ऑर्बिट है वही हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट समझा? इन दोनों पॉइंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम? पहला तो ऑर्बिटल क्या होना चाहिए? सेम एटम का होना चाहिए। सेम एटम मतलब अगर कार्बन है तो सिर्फ कार्बन, कार्बन के अंदर ही होगा। दूसरा कार्बन भले वो भी कार्बन ही है, पर उसका इसका बॉन्ड और इसका वो ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये जो भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम के अंदर ही होगा, ठीक है। दूसरा एटम के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है। अबे दूसरे से करेगा क्यों? उसको अपना ठीक है। एक्चुअली दूसरे एटम के साथ उन लोग बॉन्डिंग बनाते हैं, पर बॉन्डिंग से पहले की ये तैयारी है, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले का प्रिपरेशन है। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन की हम लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होने के लिए एटम रेडी करते हैं। एटम अपने आप को रेडी करता है, कैसे मैं बॉन्ड फॉर्म करूंगा, ठीक है। एटम के अंदर जो जो परिवर्तन आ रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ उसको देख रहे हैं। हम इधर बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, या बॉन्ड फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन अरेंज हो रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में अपने आप को वापस से रीअरेंज कर रहे हैं, आखिरी का जो लास्ट उनका वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल की रीअरेंजमेंट को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। वैलेंस सेल की रीअरेंजमेंट को ही हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बात मेरी याद रखो, गांठ मान लो दिमाग में। तो और वैलेंस सेल किसी ना किसी एक सिंगल एटम का होता है। हम लोग पूरे मॉलिक्यूल का वैलेंस सेल की बात नहीं करते। हम लोग CH4 का वैलेंस सेल होगा क्या? CH4 का वैलेंस सेल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वैलेंस सेल होता नहीं है। वैलेंस सेल किसका होता है? एटम का होता है। तो एक सिंगल एटम, सेम एटम के अंदर ही जो भी कुछ हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ऑर्बिट में भी थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए, ऑर्बिट भी अलग नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनका सेम होना चाहिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनके कौन से ऐसे
चीज है जो शो करता है हाइब्रिडाइजेशन। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इन एग्जैक्टली द सेम एज द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। जितने ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। अगर 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिट बनेगा। अगर 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिट बनेगा। अगर 4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिट बनेगा। डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट रिएक्शन में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब उतना ही ऑर्बिट फॉर्मेशन होगा, हाइब्रिड ऑर्बिट फॉर्मेशन होगा। तो ये पहला रहा, पहला इनका कंस्ट्रेंट, ये पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप, उनका जो भी एनर्जी और शेप होता है वो सेम होता है। बोल ब्रिजेश। हाँ कर तो रहा हूँ, क्यों क्या हुआ? हाँ मैं मैसेज देखता भी नहीं। मैसेज देखने में क्या होता है, थोड़ा ना ध्यान भटकता है मेरा, और एक बार ध्यान भटका ना तो तुम लोग भटक जाओगे। ठीक है, हाइब्रिड दूसरा सेकंड कंस्ट्रेंट क्या था, उनकी एनर्जी सेम होती है। एनर्जी सेम का मतलब क्या होता है, जितना भी पूरा ही पूरा अगर sp3 हाइब्रिड बनाना, सुनो याद रखो ये बात, अभी थोड़ा समझने की बात है। अगर ऊपर चलते थोड़ा, sp3 ऑर्बिट बनाना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो टोटल कितने ऑर्बिट बनेंगे, 4 ऑर्बिट बनेंगे। और उन चारों की जो एनर्जी है ना सेम होगी, चारों की जो एनर्जी है वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इतनी बात याद रखो। वैसे ही अगर sp2 बना तो 3 ऑर्बिट बनेंगे। कितने ऑर्बिट बनेंगे, 3 ऑर्बिट बनेंगे। ठीक है, मतलब वो 3 बॉन्ड बना सकता है और उन तीनों की एनर्जी क्या होगी, वापस से एनर्जी उनकी सेम होगी। अगर sp ऑर्बिट बना तो कितने ऑर्बिट बनेंगे, 2 ऑर्बिट बनेंगे और उन दोनों की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये बात याद रखो, ऑर्बिट कितने भी बने, हाइब्रिड ऑर्बिट कितने भी फॉर्म हो, पर एनर्जी जो होती है उनकी क्या होती है, हमेशा सेम ही होती है, एनर्जी बदलती नहीं है। मैंने सेकंड पॉइंट बोला, ये वाला सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है हम लोग को जरा पढ़ो। दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप, उनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होता है। इसका मतलब sp1 sp2 sp3 की शेप और एनर्जी सेम रहेगा वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो sp ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें समझ लो sp3 है तो उसके अंदर 4 ऑर्बिट बनते हैं। ठीक है, वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिट बनाता है sp3। अब वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिट बनाता है ना, तो उन चारों की एनर्जी सेम होगी, उन चारों की, उन 4 जो ऐसे वैलेंसी कहाँ से आ गया अभी, वैलेंसी तो मैंने बोला भी नहीं। मैं बोल रहा था अगर 4 ऑर्बिट बन रहे हैं, ठीक है, sp3 कितने ऑर्बिट बनाता है, तो 4 ऑर्बिट बनाता है। तो अभी 4 के जो शेप होंगे ना वो सब चारों की सेम होंगे। ठीक है, शेप भी सेम होगा और उनकी एनर्जी भी सेम होगी। अब जो sp4 हाइब्रिडाइजेशन है कुछ ऐसा दिखता है, उनके अंदर सबके इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो 4 कुछ ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये sp3 ऑर्बिट है और इसका शेप कैसा होता है, sp3 ऑर्बिट का, sp3 ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, या sp3 ऑर्बिट का ना शेप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो कोशिश करता हूँ मैं समझाने की, अगर मैं समझा पाया। ये एक पहला, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे हुआ, अभी थोड़ा समझ लेना, ये वाई एक्सिस पे जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, ये हाँ 3 डायमेंशनल, ये वाई एक्सिस और ये ओके जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये 1 2 3, ये 3 डंबल शेप बनते हैं और ये उसके अपोजिट में छोटा सा पॉइंट है। ये छोटा सा पॉइंट भी ऑर्बिट का ही पार्ट है, पर अब वो हम लोग छोटा पॉइंट जनरली डिनोट नहीं करते। चलो छोड़, पर ऐसा उनका शेप होता है। अभी मेरा इसमें क्या था, ड्राइंग में अच्छी बनानी पता हूँ, ये तो काफी अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, पर ये ऐसा उनका शेप होता है। तो अभी इनका कैसा हो गया, देखो इसका शेप भी सेम हो गया, इसका शेप भी सेम हो गया, इसका शेप भी सेम हो गया। एक और होता है नीचे होता है तीसरा, इनकी इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल पिरामिडल होती है, तो ये तीसरा हो गया। तो ये चौथा, मतलब सॉरी 4 होते हैं टोटल, 4 ऑर्बिटल और चारों की चारों सेम होती है, समझा, sp3 के अंदर। तो ये इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप हो जाता है इसका, और चारों की चारों हम लोग को इस तरीके से ऑर्बिट दिखाई देते हैं। ठीक है, sp3 ऑर्बिट।
ठीक है, तो ये कौन सा था? पॉइंट 7, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट की ओर चलो, कहाँ है थर्ड पॉइंट? हाँ, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are oriented in a space in a such a way that there is a minimum repulsion and they are directional in nature. उनके बीच में सबसे कम से कम रिपल्शन हो और उनका जो नेचर होता है वो डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल मतलब समझ में आता है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, तो उसके वजह से उनका जो नेचर होता है डायरेक्शनल। देखो इधर sp3 का उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करके बताया, काफी अच्छा है। यही है डायग्राम, देखो मैंने बोला था ना टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप होता है, तो ये sp3 का शेप है। ये देखो ये छोटा सा जो p ऑर्बिटल का ये छोटा सा पार्ट है वो पीछे रह जाता है और वो इधर बीचों बीच में देखो येलो कलर में दिखाई दे रहा है। बाकी 1 2 3 4 ये 4 की 4 जो हाइब्रिड ऑर्बिट है वो अरेंज हुए हुए ऐसे एक तरीके से अरेंज हो जाते हैं स्पेस में कि उनके बीच का रिपल्शन जो है कम हो। इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है सबका सेम हो जाता है। बॉन्ड एंगल जो है सबका क्या हो जाता है? एकदम सेम हो जाता है। बॉन्ड एंगल किसी भी चीज का डिफर नहीं करता। समझ में आ रही बात? ये बात समझा कि वो अपने आप को रिपल्शन कम करने के लिए कैसे अरेंज होते हैं स्पेस में, अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। मैं हर एक के साथ में बताऊंगा एग्जांपल के साथ कि वो कैसे अरेंज होता है, वो कैसे अरेंज होता है, वो कैसे अरेंज होता है, उनका 3D स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, उसके बीच का एंगल कितना होता है, सब। ठीक है, इतना डिटेल में जाऊंगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ये मैं बोल सकता हूँ बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, हाइब्रिडाइजेशन। समझा? तो याद रखो, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स are different in the shape, forms, the participating atomic orbitals, but they bear the characteristics of atomic orbital from which they are derived. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके जो शेप होते हैं एकदम से अलग ही होते हैं, सबके ऑर्बिटल के शेप सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। पर वो जिनसे बनते हैं ना उनसे वो डिराइव्ड होते हैं, उनके जैसे ही होते हैं। बोलो। हाँ बोलो सर, क्या आगे कुछ और तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं 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 नहीं, ये डिफरेंट क्या है? डिफरेंट जो फॉर्मिंग पार्ट है। फॉर्मिंग मतलब, अब देख बेटा, ये p ऑर्बिटल है, इसका शेप अलग होगा। ये s ऑर्बिटल है, इसका शेप अलग होगा। ये स्पेरिकल है, ये डम्बल है। इन लोग दोनों आपस में हाइब्रिड बॉन्ड बना रहे मिलकर, इन दोनों का शेप सेम है क्या? अच्छा सर, ये हाँ, इन दोनों का शेप अलग है, पर जब उन लोग का हाइब्रिड, हाँ वही बोल रहा है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप फॉर्म्ड द पार्टिसिपेटिंग एटम। पार्टिसिपेटिंग एटमिक ऑर्बिट जो है वो अलग होगा, पर मतलब बट देयर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो कुछ हद तक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर होता है। समझा? मतलब क्योंकि p ऑर्बिटल जैसा है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, तो जो हमारा हाइब्रिड sp ऑर्बिटल है उसका एक पार्ट थोड़ा डम्बल जैसा दिखता है और थोड़ा पार्ट स्फेरिकल जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट हुआ स्फेरिकल हुआ और ये वाला छोटा सा पार्ट हुआ डम्बल हुआ। मतलब इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए, इसमें p का कैरेक्टर भी आ गया और इसमें s का कैरेक्टर भी आ गया। समझे? s और p दोनों का कैरेक्टर कैसे उसने समावेश कर दिया अपने में। तो ये बात याद रखो। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर होल्ड कर सकता है, वो भी अपोजिट स्पिन वाले। ये तो सिंपल सी बात है कि ये तो पहले का ही लॉ है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर क्या होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और अपोजिट स्पिन वाले होने चाहिए। तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो तो कुछ अलग है नहीं, वो तो सेम का सेम ही है। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल पे भी बस लागू होता है, ये उसने बोलना चाहता था। अ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज 2 लोब्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल को कितने लोब्स होंगे? 2 लोब्स होंगे, एक छोटा वाला, 2 साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। दोनों की दोनों लोब्स कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के दोनों की दोनों तरफ होंगे। एक इस तरफ होगा, दूसरा दूसरी तरफ होगा। तो न्यूक्लियस कहाँ होगा बच्चा लोग? न्यूक्लियस होगा यहाँ। ठीक है, न्यूक्लियस कहाँ होगा? वहां होगा। देखो जहां मैंने ये रेड कलर का सर्कल बनाया ना, वहां न्यूक्लियस होगा। समझ रहे हो? 1 लोब इज लार्जर। एक लोब क्या होगा? 1 लोब इज लार्जर एंड द अदर इज स्मॉल। दूसरा वाला जो होगा वो छोटा होगा। देखो मैंने भी वैसे ही बनाया, एक बड़ा बनाया है और एक छोटा बनाया है।
तो सर वहाँ पे वो रहेगा ना, एस ऑर्बिट रहेगा ना, तो इसके लिए बड़ा है ना वो। हाँ, एस ऑर्बिटल का उसके ऊपर प्रभाव रहेगा, एस ऑर्बिट नहीं रहेगा, एस ऑर्बिट का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर। ये बात काफी सही है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रांग होता है। हाइब्रिड ऑर्बिट जो भी बॉन्ड बनाते हैं काफी स्ट्रांग बनता है। तुम लोग एग्जांपल के लिए तुम लोग डायमंड ले लो। डायमंड तुम लोगों को पता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड, है ना। अब हार्डेस्ट मटेरियल का होने का मतलब क्या होता है, काफी मजबूत है, टूटता नहीं है आसानी से। पता है हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके अंदर क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। वो भी कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, हाइब्रिड कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, हाँ हाइब्रिड है, क्योंकि जितने भी कार्बन एटम है वो हाइब्रिड कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे। अगर 4 बॉन्डिंग करनी है तो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, बिना हाइब्रिडाइजेशन के साथ 4 बॉन्ड बनेंगे नहीं। ठीक है, तो दोज फॉर्म्ड बाय द प्योर ऑर्बिट्स। प्योर ऑर्बिट्स क्या होते हैं, प्योर ऑर्बिट्स के जो बॉन्ड होते हैं इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने हाइब्रिड ऑर्बिट है उनके जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज द हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वन साइड विद द लार्ज लोब। ठीक है, क्यों होता है भैया स्ट्रांग, क्यों होता है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रांग होने का कारण क्या होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज्यादा होती है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। एक जो वो भी कहाँ होती है, लार्ज लोब की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अदर इज अ स्मॉल अलोंग द ग्रेटर ओवरलैपिंग ऑफ ओवर ऑर्बिट। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, अगर क्योंकि एक जो मतलब एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ओवरलैपिंग भी देखो, अगर दूसरा अगर इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर दूसरा एटम इधर बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर भी अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर चलो स्पेरिकल भी, मतलब कोई मान लेते हैं कि हम लोग को एस ऑर्बिटल के साथ भी उसने बॉन्डिंग किया, तो एस ऑर्बिटल के साथ भी बॉन्डिंग करने के बाद एटम की जो ओवरऑल जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ओवरलैपिंग, वो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी कंपैरेटिवली। ठीक है, ज्यादा इन द सेंस उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, है ना। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ होने की वजह से जो बॉन्ड जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, है ना। देखो अभी यहाँ जो अगर ये एस के साथ अगर ओवरलैपिंग करेगा तभी भी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है काफी अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं, दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन जो है काफी अच्छे से एक साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो एटम के जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। क्यों, ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो ग्रेटर होता है। ओवरलैपिंग जो है मतलब एटम एक दूसरे का, ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर जो स्वीप आउट करते हैं, अंदर जाते हैं, इनक्लोज करते हैं, वो उसमें क्या हो जाता है, वो ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। ओवरलैपिंग अच्छी होने की वजह से बॉन्ड अच्छा फॉर्म होता है। ओके, ये बात याद रखो। आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक ये इधर तक में ऐसा है कुछ जो नहीं समझा तुम लोगों, किसी को भी कुछ भी कैसे समझिएगा। सिल्ली से सिल्ली डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से। संजय भाई माइक बंद करो। ठीक है, सेवेंथ नहीं समझा, सेवेंथ नहीं समझा, सेवेंथ नहीं समझा मतलब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट नहीं समझा। देख लास्ट वाले पॉइंट में कुछ वैसे है नहीं। इसमें क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवेलेंट मतलब तो हम लोग नॉर्मल बॉन्डिंग के बारे में बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड पर किसके साथ, अगर हाइब्रिड एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो, ये वाले, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की खास बात क्या होती है, वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं। भाई स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्यों बनाते हैं भैया, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड वो भी किसके साथ कंपेयर कर रहा है, वो प्योर ऑर्बिटल के साथ कंपेयर कर रहा है। समझ लो पी ऑर्बिट है, पी ऑर्बिट के साथ कोई किसी ने बॉन्ड फॉर्म किया पीपी ओवरलैपिंग के साथ। ठीक है, कोई समझ लो एक एटम है जिसमें पीपी ओवरलैप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और उसी वैसे ही दूसरा एक एटम है जिसने sp हाइब्रिडाइजेशन किया और फिर sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या हुआ, pp के साथ ओवरलैपिंग हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ p ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो बात समझो, इसमें pp के साथ ओवरलैपिंग हुआ और बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया एटम में, और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ और p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो अब क्या होगा, अब ये जो बॉन्ड होगा ना, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इससे। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा पीपी से,
क्योंकि पहली बात तो पीपी जो बॉन्ड है हमारा ये नेचुरल एटम के साथ बना हुआ है, तो एटम ने उतना अपने आप को एडजस्ट नहीं किया है दूसरे एटम के लिए। ठीक है, इस एटम ने इन दोनों एटम के अंदर जिन्होंने पीपी बॉन्ड बनाया है उन दोनों एटम ने एक दूसरे को इतना एडजस्ट नहीं किया है जितना इन दोनों ने किया हो, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और p के साथ बॉन्ड बना है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन का यह मतलब उसने अपने पूरे की पूरे जो ऑर्बिटल है उसको रीअरेंज किया है, उसने ऐसी जगह ढूंढा है जहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके, उसने ऐसी जगह सर्च की है जहां बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग और डीप हो सके। ठीक है, और फिर तब जाकर उसने बॉन्ड बनाया, उसने ऐसे ही उठे सुठे बॉन्ड नहीं बना लिए। जबकि पीपी बॉन्ड के अंदर जो नेचुरली फॉर्म हो गया उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट उन लोगों ने पीपी बॉन्डिंग कर ली, ओवरलैपिंग कर ली और उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, तो उनकी जो एनर्जी है उतनी ढंग से अरेंज नहीं होगी। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो क्या होती है किसी एक लार्जर लोब के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ये जो लार्जर लोब है दिख रहा है, ये शेप जो दिख रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट शेप है, कृपया कर इस शेप को याद रख लो, इस शेप को बनाओ घर पे 10-15 बार। ठीक है, ये जो है शेप, ये शेप याद रखो। अब ये जो लार्जर लोब है ये वाला, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी एक जगह वन साइडेड है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, इधर लिखा है वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग महसूस होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग दूसरे एटम के साथ, अगर ये देखो दूसरा एटम है, समझ लो ये एस ऑर्बिटल है दूसरे एटम का, ठीक है, वो ओवरलैपिंग कर रहा है, तो इसको देखो ओवरलैपिंग के लिए ज्यादा एरिया गया है ना, ओवरलैपिंग के लिए ज्यादा एरिया गया। अब ये ज्यादा एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, बॉन्ड अच्छे से फॉर्म होगा। अभी ठीक है, चलो आगे चलें, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करें ज्योमेट्री के साथ। हेलो, ठीक है चलो, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के तुम लोगों को काफी कम टाइप दिया हुआ है, इन लोगों ने पाप किया है, ऐसा करना नहीं चाहिए लोगों को। हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री का काफी आपस में एक गहरा संबंध है। VSEPR हम लोग को ज्योमेट्री बता रही थी, है ना, और स्ट्रक्चर कौन बता रहा था, VSEPR हम लोग को ज्योमेट्री बता रही थी, स्ट्रक्चर नहीं बता रही थी और बॉन्ड एंगल नहीं बता रही थी। और वहीं जो VBT थी, VBT हम लोग को बॉन्ड एंगल बता रही थी पर ज्योमेट्री नहीं बता रही थी। अब ये जो है हाइब्रिडाइजेशन, ये ज्योमेट्री भी बताएगा और एंगल भी बताएगा, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ भी बताएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ज्योमेट्री और उनकी बॉन्ड लेंथ समझेंगे मॉलिक्यूल की। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटॉमिक ऑर्बिट दैट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी एटम की कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन में, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, S और P के ऊपर, कितने S और P है जो आपस में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं। अभी तुम लोग को जो दिया हुआ है, 3 किस्म की हाइब्रिडाइजेशन तुम लोग को समझाई हुई, एक sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन और एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी इन लोग ने उल्टा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर हम लोग किस पे आएंगे, नॉर्मल वाली हाइब्रिडाइजेशन पे, sp2 और sp3 पे आएंगे। ठीक है, पहले पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें कुछ भी चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सब चीजें काफी सिंपल होती है। ठीक है, क्या होता है, 1s ऑर्बिट एंड 1p ऑर्बिट अंडर वो मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग, वो कहाँ जाते हैं, मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग में जाते हैं। बोलो सर मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है तो मैं लेफ्ट हो जाऊँ, ठीक है चलेगा, मैंने 2 वीडियो अपलोड नहीं किया, पिछले उसका भी वीडियो अपलोड नहीं किया है और ये जो आज जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी अपलोड नहीं किया है। मैं दोनों वीडियो अपलोड करके उसके लिंक भेजूंगा, वीडियो देख के तुम लोग को समझ में आना चाहिए कौन सा लेक्चर है, उल्टा पुल्टा देख लोगे चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, हाँ हाँ एलाइट गुरुकुल, क्यों मेरा पर्सनल चैनल है क्या, मिलाके का मतलब क्या होता है भाई,
अरे मिला के का मतलब क्या होता है, सब तो एक ही का है, मतलब सब एक ही का जो है वो है पूरा पूरा क्लासेस। वो 11th का भी उसमें ही अपलोड होगा, 12th का भी उसमें ही अपलोड होगा, 10th और 9th का भी उसी पे अपलोड होगा। हाँ, बात यह है कि तुमको देखना है कि तुम कौन से स्टैंडर्ड में हो। तुमको 12th का वीडियो देखना है, देखो कोई बात नहीं, तुम देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। तुमको 10th और 9th का देखना है, कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग हो गया है, अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं आ रही है, चलो देख लो, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, देखो। ठीक है, मेरे पास तो स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते हैं ना बेटे, जैसे अभी मेरा कल 10th का लेक्चर है, तो फिर ऐसा है। चलो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा, हिस्ट्री हिस्ट्री अच्छा है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। चलो कोई बात नहीं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होंगे, मिक्सिंग मतलब वो मिलेंगे, रिकास्टिंग होगी मतलब उनका वो शेप चेंज होगा, और एक एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल लोग फॉर्म करेंगे। द सम ऑफ एनर्जी एंड द शेप, उनका एनर्जी और जो शेप है वो मिल जाएगा। द टू हाइब्रिड ऑर्बिट्स आर प्लेस्ड इन द एंगल ऑफ 180, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अदर टू पी ऑर्बिटल्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। अभी देखो इसने जो बताया वो एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान देना। इसमें क्या बोलता है, अदर टू पी ऑर्बिटल्स do not participate in hybridization and there are right angle to the hybrid orbitals, for example BeCl2 and the acetylene molecule, for example this। अभी देखो क्या बोलता है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल किस तरीके से काम करता है, वो उधर बताने की कोशिश किया है। कार्बन के अंदर देखो, कार्बन के अंदर सबकी सब बॉन्ड जो है चारों की चारों को हाइब्रिडाइजेशन करना था, पर वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। किसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के एक एस ऑर्बिट और एक पी ऑर्बिट ने हाइब्रिडाइजेशन किया। बाकी के जो उसके जो 3 ऑर्बिट थे ना पी ऑर्बिटल के, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके वजह से उनका बॉन्ड अलग फॉर्म होगा और एक हाइब्रिड बॉन्ड अलग से फॉर्म होगा। तो जो हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्म होगा वो मतलब दो हाइब्रिड बॉन्ड फॉर्म होंगे उसके बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा। बाकी के जो दो होंगे वो नॉर्मल बॉन्ड होंगे, पीपी ओवरलैपिंग करेंगे। बात समझ में आ रही मेरी, एसिटिलीन मॉलिक्यूल की कैसे होगा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर कार्बन मॉलिक्यूल कहाँ ड्रॉ करूँ, बहुत कम जगह है। व्हाइट बोर्ड भाई देखो, सुशील सर और क्या कहते हैं विपुल सर, इन्होंने काफी सारा एक्सपेंडिचर किया है, कॉस्ट काफी लगाई है अपनी, तो जाके उनके पास हाईटेक गैजेट्स है और वो हाईटेक गैजेट्स को लेकर पढ़ाते हैं। देखो मेरे पास हाईटेक गैजेट के नाम पे कुछ नहीं है, मेरा लैपटॉप भी ढंग से काम नहीं करता है, जब मैं तुम लोग को पढ़ा रहा होता हूँ मेरे को मोबाइल से तुमको आवाज देनी पड़ती है, समझ में आ रहे हो। तो मेरा एक हाथ ही खाली रहता है और वो एक हाथ से ही मैं ड्रॉ करता हूँ। और मैं ड्रॉ कैसे करता हूँ अगर तुम लोग सुनोगे तो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, क्यों मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकता मैं बोल सकता हूँ, मेरी पूरी वो है। ठीक है, अभी समझो देखो। तो इधर क्या होगा, पहले ये सब ऊपर वाला जो है वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, सॉरी मैंने सिग्मा लिख दिया था गलती से, ऊपर वाला पाई बॉन्ड होगा, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड बीच वाला जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। और इधर बॉन्ड होगा एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और इधर एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो अब इनके अंदर जो है ओवरलैपिंग जो है कौन सा एक जो ऑर्बिटल है वो जो ओवरलैपिंग करेगा वो है सिग्मा वाली जो है ओवरलैपिंग जो होगी वो सिंगल एटम की होगी, जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो वो ऐसा ऑर्बिट फॉर्म करेगा। देखो इसमें सिंपल सा दिया हुआ है, ऑर्बिट फॉर्म हुआ है, एक सिंगल सी लाइन है, इनके बीच का एंगल कितना है, तुम लोग कोई अंधा भी देख के बता देगा कि इसका बीच का एंगल कितना है, 180, ठीक। ये तुम लोग ने बचपन से पढ़ के रखा, मेरे से 80 भी लिखा नहीं रहा, देखते रहे अंधे लोग भी देखते रहे। अरे तूने फिल्म नहीं देखता क्या, फिल्म में बोलता अंधों की आंखें होती मन की आंखें, चल छोड़। एसपी हाइब्रिडाइजेशन समझा, इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं समझा, एसिटिलीन मॉलिक्यूल नहीं समझा तो बात अलग है, उसको मैं तुम लोग को ड्रॉ करके दिखाऊंगा अलग से। अरे इसमें समझने वाली बात नहीं रे, इसका जो बीच वाला बॉन्ड है ना और इसका बीच वाला बॉन्ड है,
उन लोग दोनों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वो लोग ये वाला हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो इनका एक तरफ ये दोनों बीच वाला जो बॉन्ड है, हाँ सी जो है दोनों सी के, ये एक कार्बन हो गया यहाँ सी, दूसरा कार्बन हो गया यहाँ सी, ठीक है। उस कार्बन का भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ आके कोइंसाइड करेगा, ठीक है। और उसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल जाएगा हाइड्रोजन के साथ कोइंसाइड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक हाइड्रोजन एटम लगेगा ऐसा H, ठीक है, मैं यहाँ H लिख दे रहा हूँ। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम लगेगा H, ये समझ लो ब्लू वाला जो है ना H है, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, बीच में ये कार्बन सी दिख रहा है, ये कार्बन सी, दूसरा कार्बन। अब इनका पाई बॉन्ड कैसा बनेगा, पाई बॉन्ड देखो ये खुद बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन के परपेंडिकुलर होगा, हाइब्रिडाइजेशन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, मतलब ऐसा, पी बॉन्ड जो है, पी ऑर्बिटल जो है, तुम लोग को पता है, तुम लोग ने पी ऑर्बिटल पढ़े, ऐसा होता है, हाँ या ना, पढ़े हो कि नहीं। पी ऑर्बिटल डबल शेप होता है, पर पूरा डबल शेप होता है इक्वली। अब ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, तो इधर से एक बॉन्ड बनेगा ऐसा पी पाई बॉन्ड, और इधर से एक पाई बॉन्ड बनेगा ऐसा, इधर से एक पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये एक पाई बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, कितना हुआ, दो बॉन्ड बन गए कोवेलेंट बॉन्ड, और ये तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड। अभी पूरा स्ट्रक्चर समझ गया, काफी गंदा ड्रॉ किया हूं, पर ऐसा ही होता है पर ऐसे ही होता है ठीक है अभी चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है। इसका शेप क्या होता है, हाँ कौन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, बोलो, हाँ बोलो ना। हाँ बोलो। सर इसमें दो मतलब एसपी का हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड दो हमें मतलब मर्ज होंगे और बाजू बाजू में उसका हाइड्रोजन लिखना मतलब सर। हाँ सही, दो हाइब्रिड है जो मर्ज होंगे। देखो एक कार्बन का ये हाइब्रिड, एक कार्बन का इसका रहेगा, इसके कार्बन के पास, पहले वाले कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, दूसरे वाले कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, ठीक है। जो पहला वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरे वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल से कोइंसाइड करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। बाकी जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हाइड्रोजन के साथ जाएगा, क्योंकि देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, अगर ये पूरा ही पूरा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने बॉन्ड, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। देखो इधर लिखा है 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। हाँ बोल। ये जो दोनों ऑर्बिटल रहेंगे दोनों अलग अलग एटम के होंगे ना। हाँ दोनों अलग अलग एटम के, पहली एटम का एक, दूसरी एटम का वापस से एक, वो आपस में मिक्स होंगे वापस से, तभी बॉन्ड बनेगा, बीच का एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। बाकी जो उनका एक, हर एक एटम, हाँ कोवेलेंट बॉन्ड ही बना रहे हैं। तो एक कार्बन एटम के अंदर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे sp वाले, एक कार्बन एटम के अंदर दो एटम रहेंगे, मतलब दो ऑर्बिटल रहेंगे हाइब्रिड वाले, ठीक है। बात समझ रहे हो मेरी, दो ऑर्बिट रहेंगे, एक कार्बन एटम के अंदर दो, और दूसरे के अंदर भी दो रहेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हाइब्रिड एटम ऑर्बिटल हो जाएंगे। उसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो खुद दोनों कार्बन को आपस में लिंक करने के लिए चला जाएगा, एक हाइब्रिड एटम दोनों खुद कार्बन को लिंक करने के लिए चला जाएगा, बाकी जो एक बचेगा उसके साथ हाइड्रोजन लिंक होगा इधर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो याद रखो, ये दूसरा बॉन्ड समझ लो, इधर दूसरा हाइड्रोजन है, और यहाँ जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल एक्चुअली छोटा होगा, कुछ ऐसा होगा, वाह अभी अच्छा बना। और यहाँ भी दूसरा भी पी ऑर्बिटल जो होगा वो छोटा सा होगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपस में मर्ज होंगे और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन मर्ज होगा। हाँ एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ दोनों कार्बन कार्बन आइटम मर्ज होंगे, और कार्बन के बचा हुआ जो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके ऊपर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मर्ज होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन मिला और ये हाइब्रिड के अंदर को है, मतलब यहाँ इन लोगों का मर्जर चालू है। देखो यहाँ एक मर्जर हो रहा है, यहाँ एक मर्जर हो रहा है, और यहाँ एक मर्जर हो रहा है, ठीक है। तो तीनों क्या है, लीनियर, एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। इसके लिए इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। ज्योमेट्री क्या होती है, हाँ याद रखना इस बात को मेरी, क्योंकि जो ज्योमेट्री में बता रहा हूँ, आंख बंद करके अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो आंख बंद करके लिख दो कि ज्योमेट्री लीनियर है, सोचो भी मत उसको। मैसेज क्या देखूं,
सर थोड़ा कल समझाना वरना मेरे को नहीं समझेगा प्लीज। सभी आज मत बताओ रे। दो घंटा 2 घंटा तुम लोग कंसंट्रेशन से नहीं बैठ सकते, कैसे करोगे साइंस? तुम्हारी कहने का मतलब वो नहीं है, वो ये बोल रही है कि आप इतना सब बता रहे हैं तो उनका थोड़ा रिवाइज कराने बोलेगा, कुछ नहीं रिवाइज करना आएगा समझ जाएगा तो बेटा बोल के बेटा लिंक रहेगा सर, पीछे वाले जो पीछे जो पढ़ाया और आगे जो पढ़ाएगी। हाँ लिंक तो रहेगा। तो वही तो वो बोल रही है ना। हाइब्रिडाइज, अच्छा इसका एग्जांपल देखूं? चलो अच्छा एक काम करते हैं, आज इसका सिर्फ एग्जांपल कर लेते हैं और चीज़ों को फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल को देख लेते हैं वो कैसे फॉर्म होता है। एसिटिलीन फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, सिर्फ sp हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। अब उसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ लेते हैं। दस द मॉलिक्यूल कंटेन 2 कार्बन एटम, मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बन एटम होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। ईच कार्बन एटम अंडरगोज, हर एक कार्बन एटम किस में जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में जाता है। 1s and 1p ऑर्बिटल मिक्स एंड रिकास्ट एंड गिव अ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हर एक एटम के अंदर s और p ऑर्बिटल हाइब्रिड कर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनका बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। आउट ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, उन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में से कार्बन एटम वन ऑफ द ओवरलैप एक्सेली विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, उनमें से एक ऑर्बिटल जो है वो एक्सेली मतलब एक्सेल के अलोंग ओवरलैप करता है s ऑर्बिटल, किसके s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो s ऑर्बिटल के साथ, ये वाला, ठीक है, इसके साथ ओवरलैप करता है। और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और बाकी के जो बीच वाला एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो वापस से दूसरे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कार्बन के ओवरलैप करता है टू फॉर्म sp सिग्मा बॉन्ड। क्या फॉर्म करता है, ये देखो, ये जो है ना, ये वाला कंट्रोल Z कैसे होगा इसमें, ओके ठीक है। अब इसमें जो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये sp ओवरलैप है, ठीक है, sp सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप। ठेंगा वो भी सिग्मा बॉन्ड ही है, फिर नहीं, ठीक है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज बाय इज कॉल्ड एज sp ओवरलैप। इसको अगर जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, sp-s ओवरलैप है। मतलब एक तो उसके अंदर क्या है, एक तो हाइब्रिड बॉन्ड है हमारा sp, ठीक है, और वो ओवरलैप किसके साथ कर रहा है, s के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है। और हाँ क्या सिग्मा बॉन्ड क्या क्या होता है, अरे अरे सिग्मा बॉन्ड भूल गए क्या? हाँ अरे पहले सिग्मा बॉन्ड इनको समझाने दो, फिर पाई बॉन्ड समझाता हूँ। देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड एक बॉन्ड फॉर्मेशन का तरीका होता है। उस बेटा लीनियर नहीं होता है, वो बन जाता है, बस इतना मैं बोलता हूँ। देखो अगर डिलेट जनरली ये s ऑर्बिटल है, ठीक है, दूसरा p ऑर्बिटल एक्सेस के अलोंग आता है और उसको अटैच हो जाता है। यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इस पॉइंट पर हम लोग सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है, जो एक्सेल्स के अलोंग हो उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं या एक्साइल ओवरलैपिंग कहते हैं। जब एक्सेल ओवरलैपिंग हो, एक्सेस के अलोंग हो, तो हम लोग उस ओवरलैपिंग को सिग्मा ओवरलैपिंग कहते हैं, ठीक है। और जब परपेंडिकुलर हो एक्सेस से परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग होगी तो हम लोग उसको पाई बॉन्ड बनेंगे और पाई ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर पाई ओवरलैपिंग हो रही है तो मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। इतना बात याद रख, नहीं तो मेरा पीछे का लेक्चर रिवाइज कर बेटा, जो वीडियो भेजता हूँ
एक और बार देखिए, ठीक है। अब आते हैं तो अब sp ओवरलैपिंग कहाँ होगी, sp ओवरलैपिंग जो है इसमें भी होगी, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में भी होगी। सिग्मा बॉन्ड जो sp sp जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो भी एक्सेल के अलोंग ही हो रहा है, तो वो भी एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ये बात समझी, एक कार्बन का sp बॉन्ड दूसरे कार्बन का sp बॉन्ड, आपस में उन लोग बॉन्ड कर रहे हैं, एक्सेल के अलोंग कर रहे हैं, तो उनकी जो भी बीच की बॉन्ड होकर जाएगी वो भी कौन सी होगी, सिग्मा बॉन्ड ही होगी, पाई बॉन्ड नहीं होगी। पाई बॉन्ड कहां बनेगा वो मैं बताता हूं, रुको। द रिमेनिंग टू अनहाइब्रिडाइज, जो रिमेनिंग अनपेड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कार्बन के अंदर उसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोगों को पता है 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, है ना। ये देखो इधर दिखाया हुआ है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन लोग ने कुछ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये लोग अभी भी क्या है, ये लोग p ऑर्बिटल ही है, ये लोग क्या है, p ऑर्बिटल ही है। तो ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये तो अभी भी p ऑर्बिट के जैसा ही रहेगा, और ये p ऑर्बिट p पाई या पाई पाई बॉन्डिंग हम लोग इसको बोलते हैं, वो करेगा, ठीक है। तो पाई अगर p के अंदर ओवरलैप हो रहा है, p के अंदर ओवरलैप होगा, तो मैंने तुम लोग को बताया था p ऑर्बिट कैसा है, p ऑर्बिटल ऐसा दिखता है ना, डबल बॉन्ड दिखता है। और अगर दूसरा भी डबल बॉन्ड है ऐसा वाला यहां, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, पर एक्सेस से परपेंडिकुलर करेंगे। देखो इसमें दोनों जो है परपेंडिकुलर है, दोनों की दोनों जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, और यहाँ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। किधर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ इस वाले हिस्से के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है, एक तो ऊपर, और इस वाले हिस्से के अंदर ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ नीचे, ठीक है। तो ये जो है परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सेस से परपेंडिकुलर के ओवरलैपिंग हो रही है। समझ लो ये एक्सेस है, कौन सी भी एक्स या वाई या जेड कौन सा भी मान लो, पर उससे परपेंडिकुलर हो रही है, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि पीपी वाले लोग ने बॉन्ड बनाए नहीं, तो वो पाई बॉन्ड करेंगे और वो पाई बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग करेंगे। सो देयर आर 3 बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन, तो हर एक कार्बन के अंदर कितने बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड होंगे। 3 में से एक बॉन्ड तो कौन सा होगा, सिग्मा होगा, बाकी के जो 2 बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। देखो वही बोला है, 1 बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग एंड 2 बॉन्ड ऑफ कार्बन इज पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड द 4th sp सिग्मा बॉन्ड इज बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। बाकी जो चौथा बॉन्ड है वो किस पे होगा, वो sp और s ओवरलैपिंग का होगा, सिग्मा बॉन्ड का, वो हाइड्रोजन के साथ होगा। इसके वजह से हम लोग की जो 4th वैलेंसी ऑफ कार्बन है वो कंप्लीट होगी। और उसके लिए तुम लोग को उधर उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, ग्राउंड स्टेट था, जब एटम ने एक्साइटेड स्टेट में नहीं था तो उसकी ग्राउंड स्टेट में ऐसे इलेक्ट्रॉन थे, उसके पास पहले से ऑलरेडी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो 2s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 2p ऑर्बिट के अंदर, और फिर इस 2p ऑर्बिट के अंदर का जो है सिर्फ ऑर्बिट जो है, एक ऑर्बिट जो सॉरी यहाँ का सिर्फ एक ऑर्बिट और ये एक ऑर्बिट आपस में रिकास्ट करके क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है, sp हाइब्रिड ऑर्बिट बना लेते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बीबी, हेलो, लाइट गई है मेरे यहाँ, हो सकता है कि मेरा लेक्चर बंद हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ। अब ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर देख लो तुम लोग, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है, देखो वैसा ही है जो मैंने बनाने की कोशिश की थी इधर। ये बीच में मैंने बताया था ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन जो है पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड अभी कैसे बनेंगे, यहाँ एक पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये एक पाई बॉन्ड दूसरा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया सबको कि ये कैसे हुआ। तो ये एसिटिलीन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, और ये जो डॉट दिख रहा है काला सा, ये हम लोग का कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन 2 एटम इधर है, हाइड्रोजन का एटम इन्होंने शो नहीं किया है, इधर शो किया, इस वाले डायग्राम में शो है, ये हाइड्रोजन एटम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ऑफकोर्स काफी छोटा होता है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग टेक प्लेस होती है, और इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं, और एक्चुअली जो बॉन्डिंग होती है वो कुछ ऐसी होती है। समझा तुम लोग ने, जो तुम लोग जो स्ट्रक्चर सिंपली ड्रॉ कर देते हो वैसा नहीं होता, एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। हेलो,
चलो चलो, अभी मैं यहाँ लेक्चर तुम लोग का स्टॉप करता हूँ, 7 वैसे ही बज गए, बाकी नहीं रे, मेरी स्क्रीन पे देख, कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख, दूसरे कंप्यूटर को ट्रैप करेगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर टैप करेगा तो फिर तो चैट पे से हट और उस पर नॉर्मल, तो कंप्यूटर की स्क्रीन के नीचे देख, 7:04 हो रहे, ठीक है, अरे नीचे गधे, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अब काम करो तुम लोग, इतना जाओ घर पे जाके सिर्फ क्या क्या पढ़ोगे, SP हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब खोपड़ी के ऊपर से जाएगा, समय बर्बाद मत करो, सिर्फ SP हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो, मांगता है तो VBT पढ़ लो एक और बार, VBT पूरा और VACTR पढ़ो, जिसको जो डाउट है मुझसे पर्सनली भी चैट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर तुमको पढ़ाई में कुछ डाउट आ रहा है तो पर्सनली मुझको चैट करके पूछो, टाइम वेस्ट मत करो, चलो, अरे और इधर बीच में मस्ती वस्ती चालू मत करो, चलो बाय, सब लोग रखो अभी, मैं लेक्चर, बाय।